अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाएं, क्या हाल चाल है? बस हाल बहुत अच्छा है। चले, वो कहते हैं ना, जिस हाल में भी रहें खुश रहें, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल ऐसे ही है, और आज तो वैसे ही बड़ा खुशी का दिन है। हाँ, इस आपको भी मुबारक हो। और इसके साथ ही फिर जो है हम बात करेंगे आज इससे इस हवाले से, एक तो स्टोरीज के हवाले से हमारी बातचीत होगी, और साथ साथ जो है हम ये भी जानेंगे इस टाइम जो खवातीन के हवाले से स्पेशली हम देखते हैं ना, सुहीरा जब भी आती है ना तो हम खवातीन के हवाले से बहुत ज्यादा बातचीत करते हैं। बिल्कुल, क्योंकि अच्छा, कम होती है ना है खवातीन के हवाले से बात करने के लिए, एक तो कम होती है और हाँ, बातें हैं बहुत करने के लिए। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अभी इस हम देखेंगे कि जनूबी पंजाब में क्या क्या हो रहा है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हवाले से भी हम बात करेंगे, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के हवाले से भी बात होगी, इस टाइम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के हवाले से भी बात करेंगे, तो इलेक्शंस के हवाले से भी बातचीत जो है वो सुहीरा से जानेंगे। इलेक्शन के वोट कैसे, वोट दिया था आपने सुहीरा? बिल्कुल दिया था, अब तो निशान मिट गया वोट का। अब तो निशान वाकई खत्म हो चुका है। बड़ी ही मुश्किल से वोट कास्ट किया था। उसकी वजह ये थी कि एक तो ड्यूटी पे थे और उसमें फिर मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। आपको पता है कि चंद ही घंटे थे, 8 से 5 बजे का टाइम था और हम लोग सारा दिन ड्यूटी पे थे, और जस्ट बिल्कुल एंड में मैंने जाके कास्ट किया था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिस सेंटर में मेरा वोट था वहां पर चीजें बहुत स्मूथली चल रही थी, रश वगैरह उस तरह से हमें देखने को नहीं मिला। सही। तो उसके साथ ही लेकिन मैं अपनी फ्रेंड के साथ गई थी वोट कास्ट करने। जब हम उनका वोट कास्ट करने गए तो इश्यूज जहाँ पर थे ना, जैसे मैंने आपको बताया, कुछ सेंटर्स अच्छे थे और कुछ सेंटर्स पर आसमां बिल्कुल भी सहूलतें नहीं थी। खवातीन के उनके घरों से काफी दूर भी सेंटर्स बन गए थे। जो रिहायशी पते लोगों ने लिखे हुए थे आईडी कार्ड्स पर, उनसे बहुत ज्यादा ऑपोजिट जगहों पर सेंटर्स बना दिए गए। हाँ, ये बहुत सारी लोगों को मुश्किलात भी हुई हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात, जैसे हम अब डेली बेसिस पे हम ये बात भी कर रहे हैं कि इस हवाले से कि लोग, खवातीन स्पेशली जो है वो घरों से बाहर निकली और उन्होंने वोट अपना कास्ट किया, और उसके साथ साथ अभी तक हम देख रहे हैं कि हमारे मुल्क में जो नताइज है वो अभी तक चल भी रहे हैं, और मुल्क की जो सियासी और सूरत हाल इस टाइम चल रही है उसमें ठहराव कब आता है, ये अब हम इसके इंतजार में हैं। लोगों में बड़ा गमो गुस्सा देखने को मिल रहा है, जैसे हर कोई अपनी अपनी पार्टी को सपोर्ट कर रहा है। तो मेरे ख्याल से जहां हमें मौशी इस्तेहकाम चाहिए, वहीं पर लोगों को अपना भी जो एक पोजीशन है ना उसको स्टेबल करना चाहिए, कि चाहे मुल्क में जो भी सियासी पार्टी जो है वो इक़्तिदार में आती है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। आपको ये देखना चाहिए कि कौन सी पार्टी या कौन इस वक्त इक़्तिदार में है जो आपके लिए काम कर रहा है, बजाय इसके कि आप अपनी ज़ाती पसंद नापसंद, आपने किसको वोट दिया किसको नहीं दिया, कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, इन चीज़ों को मेरा ख्याल है साइड पे रखना चाहिए, और अपने जो इर्द गिर्द और अपना जो किरदार है ना आपको, वो ऐसे ही मेरा ख्याल है अदा करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है कि हर इंसान को ना वो अब चीजें हैं कि आप नताइज कुछ भी हों तो अब खुले दिल से आप एक्सेप्ट करें, और फिर मुल्क के बारे में सोचें। जो इस टाइम हम देख रहे हैं कि कहीं आपको ठहराव नजर नहीं आ रहा, हर जगह जो है वो अभी तक जो है आप ये देख रहे हैं कि अच्छा पहले इलेक्शंस नहीं हो रहे थे, इलेक्शंस होंगे तो अब नताइज नहीं आ रहे, हुकूमत नहीं बन पा रही उस तरीके से। तो कभी आ रहा है कि अच्छा नून लीग और पीपल्स पार्टी जो है वो एक इत्तेहाद में होने जा रहे हैं, लेकिन फिर कुछ टाइम ही, कुछ देर के बाद, कुछ घंटों के बाद खबर आती है कि वो एक दूसरे के साथ चलना ही नहीं चाहते। तो इस तरह की जो कंडीशन है और इस तरह का जो हम देख रहे हैं चीजें सामने आ रही हैं, वो मुल्क में और ज्यादा जो है आपके यूं समझ लें कि एक तो गुस्सा भी, और लोगों में जो है एक बेयकीनी सी एक सूरत हाल। हाँ, बेयकीनी की सूरत हाल है। वही मैं आपको बता रही हूँ कि यंगस्टर्स का रुझान जिस पार्टी की तरफ है, आई थिंक सभी जानते हैं उसको। तो लेकिन उनको ये भी सोचना चाहिए कि ये जज्बाती एक चीज नहीं है ना, कि आप अपने जस्ट इमोशंस को लेकर चलें। तो आपको मुल्क के बारे में, सबके बारे में सोचना होगा। अभी जब हम वोट कास्ट मैं कर रही थी और कवरेज भी कर रही थी, तो जब 2-3 लोगों के व्यूज लिए तो कि आपने किसको वोट दिया है या किस पार्टी का आपको मंशूर पसंद था, तो उसमें आगे से जवाब यही था कि बस जिस पार्टी का हम नाम नहीं ले सकते और उम्मीद है कि वही जीते। लेकिन अब मैं ये समझती हूँ सोशल मीडिया आसमां, उसकी वजह से लोगों को फेक न्यूज़ बहुत ज़्यादा मिल रही हैं, स्पेशली इलेक्शन से रिलेटेड। लोग ये नहीं देख रहे कि जिसको वो सोशल मीडिया पर बैठकर सुन रहे हैं, जो खबर देने वाला इंसान है वो कितना ऑथेंटिक है, उसके पास क्या सबूत है किसी बात का, कि आज खबर आ जाती है फलानी पार्टी जीत गई, वोट्स कम पड़ गए, वोट ज़्यादा पड़ गए, रिगिंग हो गई। तो इस तरह की चीज़ों से मेरा ख्याल है बचना चाहिए। हाँ, लेकिन जाहिर सी बात है, लेकिन हमारे यहाँ अब ये देखें ना, सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा है इस टाइम, हम बहाव अगर हम कहेंगे ना बात करें तो वो बहुत ज्यादा है।
तो लोगों को ये होता है कि पल पल की, अच्छा जहां से जैसे न्यूज मिलती है वो अपलोड कर देते हैं, जैसे आप बात कर रहे हैं, यकीन भी कर लेते हैं, यकीन भी कर लेते हैं क्या है। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हकाइक पे मबनी होती हैं, वो आपको कुछ टाइम के बाद ही आपकी सामने चीजें आती हैं। लिहाजा जो है वो यही बात हम फिर भी बार बार कहते हैं कि हमारे जितने भी हुक्मरान हैं, जो हमारे इस टाइम हम देख रहे हैं कि जो भी हुकूमत आए वो मुल्क के बारे में सोचे और इन तमाम चीजों को जो है बेहतर करे। जितने हम चीजों को अपने बेहतर करने की कोशिश करेंगे, शायद हमारा उतने ही मसाइल जो है ना, जो इतने सारे अब हम मसाइलों के अंबार खड़े हो चुके हुए हैं हमारे, उनमें शायद कोई थोड़ी बहुत कमी जो है वो आना स्टार्ट हो जाए। और अभी भी आप देखें ना कि जो भी पार्टी जीत रही है, जिसके वोट ज्यादा हैं, तो जो मुखालिफ पार्टियां उनकी तरफ से एक सिलसिला चल पड़ा है कि हमारे वोट्स की रिकाउंटिंग की जाए, केसेस किए जा रहे हैं। इसमें कितना ज्यादा हमारा टाइम जो है वो वेस्ट होगा। मेरा ख्याल है अभी अवाम को, सबको सब्र करना चाहिए, सब्र रखना चाहिए कि नताइज क्या आते हैं, हुकूमत कैसे बनती है, सब कुछ ओपन होगा, सामने ही होगा, जो भी सच होगा मेरा ख्याल है सामने आ जाएगा। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। उम्मीद है कि जो भी इक्तदार में आए वो अवाम के लिए सोचे ना, अवाम की भलाई के लिए सोचें। क्योंकि मसाइल मैंने अभी बात की ना, हम बाहर है इस टाइम मसाइल ज्यादा मायूस हो गए हैं। अब लोग ये कहते हैं कि बस हमारे मसाइलों को किसी तरीके से हल किया जाए, चाहे कोई भी हुकूमत आए। लोग तो ये भी अब मायूस हो गए हैं, वो कह रहे हैं कि हमने आइंदा तो वोट ही घास नहीं करना। हाँ, जिसे हमने वोट दिया अगर वो नहीं जीत रहा या जीत रही तो हमने अगली बार वोट ही नहीं देना, हमारा तो बिलीव ही उठ गया है। ये चीजें भी गलत है वैसे। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, उसके साथ साथ तो आज जो है 14 फेब वैलेंटाइंस डे भी सेलिब्रेट किया जा रहा है। अच्छा, उस हवाले से देखा जाए, जहाँ इलेक्शन की सूरत हाल, इस पे भी बड़ी मीम्स बनी है सुनीरा वैसे कि वैलेंटाइंस डे के हवाले से कि लोग इधर नताइजों के हवाले से परेशान है और कहते जल्दी जल्दी जो भी करना कर लो, जो है वहां आपने वैलेंटाइंस डे भी बनाना है। तो मुझे इतनी हंसी आई इस तरह की पोस्ट बैठे कि यार लोगों के पास इतना टाइम है, वो कहते हैं अच्छा यार जो भी करना कर लो, वो कहीं ना कहीं से खुशी का बहाना ढूंढ लेते हैं लोग। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, वैसे भी मैं समझती हूँ प्यार के लिए एक दिन मखसूस नहीं होता, और जाहिर बात है कि लोग बहुत ज्यादा इस डे को मनाते भी हैं। इंटरनेशनल लेवल पे देखा जाए तो वहाँ लोग ये ज्यादा दिन सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ पर भी खैर अब कम नहीं है, यहाँ पर भी हम देखते हैं तो आज के दिन जो है काफी फूल भी महंगे होना शुरू हो जाते हैं। आज के दिन फूलों की अहमियत में बढ़ जाती है। बाहर वो रेड हर्ट्स जो है ना वो नजर आ रहे थे। हाँ, तो मैं समझती हूँ मोहब्बत आप अपने पेरेंट्स से भी कर सकते हैं। ऐसे ये तो बड़ा खूबसूरत जज्बा है ना। दो दोस्तों में भी मोहब्बत हो सकती है, बहन भाइयों में मोहब्बत होती है, तो आप अपने आप से भी करें। हाँ, आज इतने सारे डिस्काउंट्स लगे हुए, अभी हम बात भी कर रहे थे, हम तो भागे और अपने लिए शॉपिंग करें। पहले उसके लिए तो सुहीरा सैलरी का हमें वेट है, मुझे तो शिद्दत से वेट है कि वो आए तो चलो कुछ उसके बाद ही हो सकता है। अच्छा, ये हम जॉब करने वालों का ये सबसे बड़ा मसला होता है कि जी सैलरी आएगी तो कुछ उसके बाद जो है हम स्टार्ट कर सकेंगे। तो इसी तरह डिस्काउंट का फायदा भी तभी होगा जब हमारे पास सैलरी आएगी। बस वही बात है ना, एक दिन नहीं है मोहब्बत का, जिस दिन सैलरी आए उस दिन अपने आप से मोहब्बत। हाँ, अच्छा ये भी है कि इंसान को खुद से मोहब्बत करना भी चाहिए। मैं कहती हूँ कि आप, हमारे यहाँ थोड़ी सी ये चीजें हैं कि जी हम बहुत सारा टाइम जो है ना वो दूसरों से मोहब्बत करने में वेस्ट कर देते हैं। तो अपने आप से जब आप मोहब्बत करने लग जाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो है आपकी अगला भी आपसे खुद मोहब्बत करने लगेगा। तो ज्यादा सेल्फ लव जो है ना वो बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। अपने ऊपर जो है आपको आज के दिन जो है ना, अच्छा बहुत सारी चीजें जो है ना वो इतनी, आप मोहब्बत के बारे में हम बात करते हैं, लेकिन ये जाहिर सी बात है अल्लाह की तरफ से एक तोहफा है, खूबसूरत तोहफा है। और हमेशा मैं समझती हूँ इंसान को हमेशा अपने पेरेंट्स के साथ जो है वो बहुत ज्यादा मोहब्बत का इजहार करते रहना चाहिए। ये सबसे ज्यादा जरूरी है। जितने पेरेंट्स आपके साथ मुखलिस होते हैं, जितने आपके साथ वो प्यार करते हैं ना, मेरे ख्याल में दुनिया में कोई और भी नहीं कर सकता। मेरे ख्याल से आज का दिन भी अपने पेरेंट्स के नाम आपको कर देना चाहिए सबको। चलें, जिनकी शादियां हो चुकी है वो भी अपनी बीवियों से मोहब्बत का इजहार कर सकते हैं। हाँ, जो सिंगल है वो फिर वो गुरेज करे, है ना। अम्मी के लिए फूल लेके जाए तो फिर आपको कुछ अच्छा सा बना के भी खिलाएंगे। क्या ये हमारी चलती रहेगी। जिस तरह से आज हम बात करें, मौसम का भी हाल जान लेते हैं। नादिर मजहर हमारे साथ मौजूद है। नादिर से जानते हैं आज दिन भर मौसम कैसा रहेगा, क्या सूरत हाल है। शहर औलिया मुल्तान से अगर आपको मौसम के हवाले से आगाह करते चलें तो मुल्तान शहर का जो दर्जा हरारत है उसमें दिन ब दिन इजाफा होने लगा है। रोजाना की बुनियाद पर जो है दर्जा बढ़ने लगा। इसके साथ साथ अगर बात करें मुल्तान शहर में मौसम की, तो आज भी मुल्तान शहर का जो मतला है सुबह से ही जो है काफी जो है साफ दिखाई दे रहा है। सूरज जो है अपनी आबोताब के साथ चमक रहा है, या यूं कहिए कि सूरज से जो है आंखें नहीं मिलाई जा रही और सूरज जो है अपनी मौजूदगी का एहसास दिलवा रहा है। सूरज निकलने से जो मुल्तान के बासी हैं, खासतौर पर सर्दियों में ऐसी धूप हो तो शहरी इस मौसम से बड़ा
ज़्यादा लुत्फानंदोज होते हैं, तो शहरियों की बड़ी तादाद धूप सेकने के लिए जो है घरों से बाहर मुल्तान के जो ऊंचे मकामात हैं जहाँ पर धूप जो है डायरेक्ट पड़ती है वहाँ पहुँच गए हैं। यहाँ पर जो है शहरियों की बड़ी तादाद भी मौजूद है। इसके साथ साथ बात करें मौसम के हवाले से, तो मुल्तान का जो मौसम है इस वक्त जो है काफ़ी सुहाना हुआ है। मुल्तान में जो गर्मी है थोड़ी थोड़ी ऐसे महसूस की जा रही है जैसे गर्मियों की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है। सुबह के औकात में तो ठंड और जो रात के औकात में सर्दी महसूस की जाती है, लेकिन जो दिन भर में जो है गर्मियों वाली धूप और तपिश जो है सारा दिन की जो है वो महसूस की जाती है। हद निगाह काफ़ी हद तक बेहतर हो चुका है मुल्तान शहर का, जिसकी वजह से मोटरवेज को तमाम तर ट्रैफिक के लिए जो है खुले हैं, बिल्कुल भी बंद नहीं किया गया। इसके साथ साथ अगर बात करें मुल्तान शहर में आज के दर्जात की, तो आज मुल्तान शहर का दर्जा रात कम से कम 9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। ज़्यादा से ज़्यादा 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान जाहिर किया गया। हवा में नमी का तनासुब भी जो है 80% रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ अगर बात करते चले मुल्तान शहर की एयर क्वालिटी इंडेक्स की, तो मुल्तान की एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो दिन ब दिन जो है आलूदा होता जा रहा है। मुल्तान में जो आलूदगी की शरह है वो दिन ब दिन जो है बढ़ रही है, क्योंकि आज भी मुल्तान के एयर क्वालिटी इंडेक्स 173 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया है। जबकि पाकिस्तान के फिजाई आलूदा तरीन शहरों में मुल्तान की स्टैंडिंग को देखें तो मुल्तान आज भी जो है 5वें नंबर पर स्टैंड कर रहा है। महकमा माहौलियात की तरफ से जो है शहरियों को ये आलूदगी के मौसम में जो है खास तौर पर एहतियात करने की जो है हिफाजती तदाबीर जो है वो इख्तियार करने की जो है तलकीन की गई है। खास तौर पर जब बाहर निकलें तो मास्क का जो है इस्तेमाल ज़रूर करें। इसके साथ साथ महकमा सेहत की तरफ से भी जो है शहरियों को अलर्ट जारी किया है कि जो जाती हुई सर्दी होती है इसमें काफ़ी बीमारियाँ होती हैं, खासतौर पर जो मौसमी बीमारियाँ उनका जो है खदशा बढ़ जाता है। तो शहरी जो है अपना इस बदलते हुए मौसम से ख़ास ख्याल रखें, क्योंकि मौसम के जो है बदलने से जो मौसमी बीमारियाँ उनमें भी इजाफा हो जाता है। तो शहरी अपनी ग़िज़ा का इस्तेमाल बेहतर करें और ख़ास तौर पर जो है मलबूसात भी अपने जो है अभी फ़िलहाल जो गर्म मलबूसात पहने रखें, क्योंकि अभी सर्दी जो है एकदम से जाएगी और फिर आएगी, तो इससे जो है हो सकता है कि मौसमी बीमारियां भी साथ लेकर आए। इसके साथ साथ अगर बात करें महकमे मौसमियात की, तो महकमे मौसमियात का कहना है कि 20 फरवरी के बाद जो है बारिशों का नया सिलसिला मुल्तान में दाखिल होने जा रहा है, जिसके बाद जो गर्मी का जो शुरुआत है वो हो जाएगी और सर्दी का जो जोर है मुकम्मल तौर पर टूट जाएगा। इसके साथ साथ दर्जा हरारत है वो दिन ब दिन बढ़ने लगेगा, या यूं कहिए कि गर्मियों की जो आमद का सिलसिला है वो भी शुरू हो जाएगा। जी बहुत शुक्रिया नादिर मज़हर आपका। और नादिर ने मुझे बड़ी डिटेल में मौसम की जो है ना वो बताया कि किस तरीके से आपने अपनी केयर करनी है। तो अभी मौसम के हवाले से भी बात करेंगे नाज़रीन, अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। अच्छा, जितनी जल्दी गर्मियाँ बहुत जल्दी आ जाती हैं वैसे, है ना। अभी हम जनवरी को एंजॉय कर रहे थे, ज़रा ठंड आई थी, धुंध थी, मज़ा आ रहा था। अच्छा, इस दौरान लोग कहते थे बस जल्दी जल्दी जो है ना ये मौसम भी ख़त्म हो, और ख़त्म हो ही गया। अब याद आ रहा है ना मौसम, इस बार बहुत सर्दी पड़ी है, बहुत अच्छे से याद करवा के जा रही है सर्दी हमें। लेकिन फरवरी में भी आई थिंक अगर हम आज से कुछ साल पहले देखें, फरवरी में अच्छी खासी सर्दी हुआ करती थी। लेकिन अब जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो आज आई थिंक 14 फेब है, तो आप देखें सूरज कितना ज्यादा है और गर्म बिस्तरों में आपको पसीना आने लग गया है। अब वो मौसम जाहिर सी बात है चेंज हो रहा है, फिर माह रमजान भी आ रहा है, तो उस हवाले से भी हम देखते हैं कि मौसम अभी काफी चेंज होगा। अच्छा, लास्ट टाइम तो हमने फेब में ही जो है सुहीरा एसी चलना स्टार्ट हो गए थे, मतलब हम लोगों ने मिड में ही जो है वो, अभी काफी सर्दी रही है ना, तो अभी थोड़ा है। अब मौसम ये है कि अच्छा मौसमियात कहते हैं कि चूंकि क्लाइमेट चेंज है तो दोनों मौसम ही एक्सट्रीम होंगे। जैसे गर्मी एक्सट्रीम होती है, इसी तरह सर्दी भी एक्सट्रीम पड़ी है। तो अब हम ये नहीं सोच सकते कि चूंकि सर्दी बहुत ज्यादा पड़ी है तो गर्मी की शिद्दत कम होगी, ऐसा नहीं है। गर्मी की शिद्दत में इजाफा होगा। धूप यहाँ पे चूंकि बहुत तेज होती है हमारे, मुल्तान की गर्मी वैसे ही मशहूर है, फिर वो मुल्तान की गर्मी ना हो तो वो भी बड़ा वैसे। अच्छा, और फिर बड़ा अहम किरदार है, दरख्त नहीं है ना हमारे यहाँ पे, बिल्कुल ग्रीनरी नहीं है। अगर ग्रीनरी हो तो बहुत फर्क पड़ता है मौसम में। ऐसे ही है, हम लोग जैसे नॉर्दर्न एरियाज में जाते हैं, जैसे मरी भी हम चले जाएं तो वहाँ जाहिर सी बात है जंगलात हैं, जिस तरह से दरख्त बहुत ज्यादा है, तो उस तरीके से वहाँ पे हम यही देखते हैं कि गर्मी इतनी शिद्दत का उसका आपको महसूस नहीं होती। इतनी ज्यादा गर्मी में डिहाइड्रेट भी इसी वजह से हो जाते हैं ना। आप देखें पानी का बेशक जितना भी इस्तेमाल रखें हम, सर्दी में भी चूंकि पानी का इस्तेमाल कम रहा है तो डिहाइड्रेशन बहुत ज्यादा रही है। अच्छा, उसके साथ साथ फिर हम बात करें कि जहाँ इतनी सारी चीजें चल रही हैं, इलेक्शंस की जिस तरह तैयारियां थी, फिर अब इलेक्शन खत्म हो गए, अभी नताइज का सिलसिला जारी है, हुकूमत के बनने के हवाले से बातें चल रही हैं, वहीं हम देखते हैं कि PSL जो है
वो भी स्टार्ट हो चुका है जी। टीमें आना स्टार्ट हो गई हैं मुल्तान में जो है, स्पेशली हम देखते हैं हमारे जो स्टेडियम के इस टाइम सूरत हाल चल रही है, तो वो जी हमारे स्टेडियम भी सज धज गए हैं, बड़ी तैयारियां चल रही हैं, अभी से तमाम प्लान्स बनना स्टार्ट हो गए हैं। अच्छा, कुछ टीमें तो हमें आ भी चुकी हैं, तो उस हवाले से भी जो है वो कहते हैं ना कि एक दफ़ा से फिर मुल्तान का स्टेडियम सजेगा, यहाँ की आवाम जो है वो PSL को एंजॉय करेगी। PSL ने तो हमारे मुल्तान को ही 4 चांद लगा दिया। मुल्तान का स्टेडियम बहुत ज्यादा पसंद आ गया है, बहुत बेहतरीन भी है ना हमारा स्टेडियम। फिर PSL मैचेस और हमारी मुल्तान सुल्तान की अपनी टीम है, तो हम तो दिलो जान से सपोर्ट करते हैं। अभी जैसे टीम्स पहुंचना शुरू हो गई हैं, 18 फरवरी को पहला मैच होगा, संडे का दिन है, तो लोगों का हम देखेंगे बड़ा ज्यादा रुझान होगा। हाँ, क्योंकि इवेंट्स बड़े कम होते हैं, और फिर जब इवेंट्स इस तरह के आते हैं तो लोगों का इंटरेस्ट बढ़ जाता है। स्पेशली हम ये देखते हैं कि बॉयज का क्योंकि बहुत ज्यादा इंटरेस्ट जो है वो क्रिकेट की तरफ होता है, और फिर PSL के मैचेस तो वैसे ही बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, तो लोग जो है इस चीज की, अच्छा जितनी भी गर्मी भी हो तो लोग इस चीज की भी परवाह नहीं करते कि गर्मी है या कुछ भी है, उन्होंने हर सूरत में स्टेडियम में पहुंचना। स्टेडियम खचाखच बिल्कुल भर जाएगा, क्योंकि मैच देखने का वैसे ही क्रिकेट तो जुनून है ना हमारे मुल्क का, तो फिर आपके अपने शहर में जब मैच हो रहा है तो फिर तो रौनक लगेगी। और मैचेस जैसे पहले भी होते रहे हैं तो भरपूर, चाहे अपनी टीम जीते ना जीते, लेकिन लोगों का जो जोशो जज्बा है ना वो बिल्कुल भी कम नहीं होता है। फिर इंटरनेशनल प्लेयर्स हमारे पास आ रहे हैं, और तो ये बड़ी बात है। मोहसिन नकवी साहब हैं जी हमारे PCB के हवाले से भी अगर हम बात करें, चेयरमैन हैं, तो अब इस दफा एक तो उनको हमारी तरफ से मुबारकबाद इस बिल्कुल जी बड़े ओहदे पर। और ये जब ओहदा अब उन्होंने संभाला है तो PSL के हवाले से उन्होंने ट्रॉफी के हवाले से भी उन्होंने जो है वो ऐलान किया और दिखाया, और इसके साथ ही फिर तमाम लोग जो हैं वो इस चीज़ में अब देखेंगे कि PSL के मैचेस जब स्टार्ट होंगे तो लोगों का जो इंटरेस्ट होगा, लोगों का जो रुझान होगा वो सब देखने में आएगा। लिहाजा ये मुल्तानियों के लिए एक अच्छी खबर थी जो कि हमने सोचा हम आप लोगों के साथ शेयर भी कर दें। और इसके साथ साथ हम बात करते हैं, इस टाइम स्टोरीज की तरफ आ जाते हैं। कौमी कमीशन बराए इंसानी हकूक़ और वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हवाले से बात कर लेते हैं कि उनके दरमियान जो है एक मुआहिदा तय पाया है, उस हवाले से बताइएगा कि जो ख़वातीन हैं, जो बिजनेस की तरफ उनका रुझान है और उन शोबों के साथ वो मुंसलिक हैं, उनको क्या फ़ायदा होगा। वीमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स वैसे तो जो कारोबारी खवातीन हैं छोटे लेवल पर उनको सहूलियात फ्राहम करता है, प्लेटफॉर्म देता है। इसी तरह से जो इंसानी हकूक़ का कौमी कमीशन है, इंसानी हकूक़ में तो फिर सब आ जाते हैं, और खवातीन स्पेशली जो एक महरूम तबका समझा जाता है वो तो टॉप पे हैं। इन दोनों जो खवातीन के लिए इदारे काम कर रहे हैं, इनके माबैन एक MOU आसमा साइन हुआ है, जिसमें कौमी कमीशन बराए इंसानी हकूक़ की जो चेयरपर्सन है राबिया जवेरी, वो भी मुल्तान अभी जो ब्लू फेयर हुआ है रिसेंटली 2 दिन पहले, उसमें वो शरीक हुई और उन्होंने ये यकीन दहानी करवाई है कि जो खवातीन स्पेशली कारोबार करना चाहती हैं, इंटरप्रेन्योर बनना चाहती हैं, उनको किन मसाइल का सामना है। अब आप ये देखें कि लोन्स भी इस हवाले से खवातीन लेती हैं। जो हमारे पास माइक्रो फाइनेंस के बैंक बने हुए हैं उनमें एक कोटा है कि 50% लोन जो है वो खवातीन को ही लेना है या बैंक ने खवातीन को ही देना है। लेकिन इतनी अलार्मिंग सिचुएशन है कि सिर्फ 5% खवातीन जो हैं वो उस लोन से मुस्तफीद हुई हैं। उसमें भी जब सर्वे किया गया तो उसमें सामने ये आया है कि वो औरतें जो कि 5% औरतें भी लोन लेती हैं ना अपना कोई कारोबार शुरू करने के लिए, तो उससे भी फायदा या तो उनके कोई रिलेटिव मर्द ही उठा रहा होता है, उनके घर का सरबरा, कि जी चूंकि औरत को ये फैसिलिटी है कि वो लोन ले सकती है, तो फिर वो अपने किसी मर्द रिलेटिव को सपोर्ट करने के लिए लोन लेती हैं। और जब बाद में तहकीक होती है तो सामने आता है कि औरत तो घर में वही हांडी रोटी कर रही है बैठ के, जो उसने कारोबार का आइडिया दिया था वो उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। तो ये इंसानी हकूक का कितना ज्यादा इस्तेहसाल है ना, कि औरतें तो किसी भी शोबे में कमज़ोर नहीं हैं। आप देखें ख़वातीन जो हैं घरों में बुटीक्स बनाना चाह रही हैं, कोई भी आर्ट वर्क, जैसे मैंने देखा है यहाँ पे तकरीबन 150 के करीब स्टॉल लगे हुए थे जिसमें ख़वातीन ने इतनी खूबसूरत चीज़ें सारी हैंडमेड बनाई हुई थी, लेकिन क्या है कि उनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। तो जो ये नुमाइश हुई है इसका मकसद यही था कि एक दिन उनको 2 दिन ऐसे दिए जाएं जहाँ पर वो अपनी प्रोडक्ट्स को बड़े अच्छे से सेल कर सकें। सही। लेकिन 2 दिन तो मेरा ख्याल है बिल्कुल नाकाफ़ी है, साल में सिर्फ एक दफ़ा ये प्रोग्राम होता है। तो उसमें यह है कि इंसानी हकूक़ का जो कमीशन है वो इन ख़वातीन के लिए काम करेगा मिलकर, कि वो ख़वातीन जैसे जो लेबर हैं
स्पेशली बुटीक्स में या कहीं पर फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं, वहाँ पर वो औरतें काम कर रही हैं, हैंडमेड काम कर रही हैं, ब्लू पॉटरी का काम कर रही हैं, तो उनको उजरत बहुत ज़्यादा कम मिलती है। आप देखें जो मिडल मैन है या जो फरोख्त करने वाला बंदा है, सारा मुनाफा ज्यादा फायदा उठा जाता है। बिल्कुल ऐसे तो और उन खवातीन के हाथ में कुछ नहीं आता, जिसकी वजह से वो चंद 100 रुपए जो हैं वो ही हफ्ते के कमा पाती हैं, और फिर हालात वहीं के वहीं हैं कि मौशी तौर पर जो है नीचे ही जा रहे हैं। जब तक खवातीन को हम सपोर्ट नहीं करेंगे, उनको उनका बुनियादी हक नहीं देंगे। हाँ। अब इंसानी हकूक का जो कमीशन है, उन्होंने हर साल एक रिपोर्ट तैयार करनी होती है कि कितनी खवातीन के साथ क्या क्या जो मतलब कि मसाइल पेश आए हैं। उसमें कारोबारी खवातीन को हम देखते थे कि हमेशा से नज़रअंदाज किया जाता रहा कि बिजनेस के शोबे में जो खवातीन हैं उनको बैनुल अक़वामी मार्केट का नहीं पता, नेशनल मार्केट का नहीं पता, बैनुल अक़वामी मार्केट, वहाँ से आपने फंड्स कैसे लेने हैं, हाँ। इन चीज़ों का भी उनको नहीं पता। तो फिर यहाँ ब्लू फेयर जैसे मैं समझती हूँ हुआ है, इसी तरह से मैं अपना ये समझती हूँ कि कोई इस तरह के ना जॉब फेयर्स भी होने चाहिए, हाँ। कोई अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी होने चाहिए, और उसमें वो खवातीन नहीं जो ऑलरेडी बड़ा अच्छा बिजनेस कर रही हैं, वो औरतें जो घर बैठे काम कर रही हैं, जिनको नॉलेज नहीं है, मेरे ख्याल है उनको वहाँ पे बुलाना चाहिए और उनको सिखाना चाहिए। हाँ। तो इस हवाले से काम करने की बड़ी जरूरत है, जो कि अभी नहीं हो रहा बदकिस्मती से। अच्छा, वैसे भी खवातीन के हवाले से हम देखें, जिस तरह आप कह रही हैं सर्वे किया गया है, और लोन के हवाले से, अच्छा मोस्टली लोगों को ये होता है कि अच्छा लोन आपको मिल रहा है और उसकी जो है हम लोग उसमें देखते हैं लोग इंटरेस्ट जो है वो आपका ना होने के बराबर होता है कि अच्छा चलें आप वक्त के साथ साथ आप फिर उसको वापस भी करते हैं। तो मर्द हजरात ज्यादा ही फायदा उठाते हैं। वो होता है कि अपने कारोबार के लिए वो इस तरह का सहारा लेते हैं कि फिर खवातीन के जरिए जो है वो खवातीन को प्रेशराइज भी किया जाता है ना कि बैंक्स के चक्कर भी उन्होंने लगाने हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स भी सारे उन्होंने देने हैं खवातीन ने, लेकिन फायदा कौन है? वो जो बैक पे मर्द है वो उठा रहा है। तो खवातीन जो है ना वो डिपेंडेंट है। अच्छा, अब ये हालात है कि जिस तरह की चीजें चल रही हैं, अगर आपके पास कोई स्किल्स हैं तो आपको, मेरे ख्याल में अब तो मर्द और खवातीन मिलके काम कर रहे हैं। अभी आप कह रहे हैं घर में अगर दोनों मिलके काम ना करें तो आपका घर का सिस्टम जो है वो नहीं चल सकता। तो लिहाजा अगर आपके पास कोई स्किल है तो उसको मैं समझती हूँ कि लाजमी आपको आगे आना चाहिए, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए और अपना काम करना चाहिए। जितना आप काम अपने काम को लेकर सामने आएंगी उतना ही लोग जो है वो आपको जानेंगे भी, पहचानेंगे। स्किल्स तो फिर आपको, वो कहते हैं ना हमेशा हुनर आपको कहीं नहीं नहीं मारेगा। मतलब आपको हुनर है आपके पास तो आप कभी भी भूखे नहीं मर सकते। आप हमेशा मेहनत के साथ। मैं समझती हूँ हुनर सिर्फ ये नहीं है कि आपने हाथ से कोई सिलाई कढ़ाई करनी है, कोई आर्ट वर्क करना है। आप किसी भी शोबे में, आप टीचिंग कर रही हैं, आप मीडिया में हैं, डॉक्टर हैं, तो वो आपका हुनर है। हुनर जिससे आप अपना घर भी चला सकती हैं, आपको भी चला सकती हैं। आपने जैसे एक बात की कि मर्द और औरत मिलके घर चला रहे हैं, लोग इस बात को मानते हैं कि मर्द और औरत मिल, लेकिन वहीं पर उन खवातीन को जो काम करती हैं उनको बुरा भी समझते हैं। हाँ, कि ये तो फिर ये तो हमारे एक मुआशरे का यूं समझ लेना, ये एक इस हवाले से कि खवातीन को उस तरीके से अप्रिशिएट नहीं किया जाता। सोच जो है ना वो नहीं बदली लोगों की। अभी भी लोग ये ना कि जी काम जो खवातीन बाहर निकलती हैं वो या तो उनके बारे में इस तरह के कमेंट्स पास किए जाते हैं जो कि सुनने के काबिल भी नहीं होते, बर्दाश्त के काबिल भी नहीं होते। लेकिन जाहिर सी बात है, एक औरत जिस तरह से अपना घर का सिस्टम चला रही होती है, बाहर जा रही होती है, काम कर रही होती है, और जितनी काम पे वो फोकस होती है, मेरे ख्याल में मर्द हजरात भी इतने फोकस नहीं होते जितनी खवातीन होती हैं। तो लिहाजा मर्द को भी अप्रिशिएट करते हैं। वही मर्द हजरात भी हमारे साथ मिलकर काम कर रहे होते तो हमेशा कहते हैं यार खवातीन अपने आप को तुम लोग बहुत ज्यादा करते हो। वही हम लोग करते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि हमें भी उसी तरीके से जो है अप्रिसिएशन चाहिए। जिस तरीके से आप लोग मेहनत करते हैं उसी तरीके से हम लोग भी मेहनत करते हैं। हमें जो है ना, मैं कहती हूँ स्पेशल ना समझा जाए कि कोई औरत अगर काम कर रही है तो ओहो ये काम कर रही है तो ये थोड़ी मुख्तलिफ होगी। जैसे मर्द काम कर रहे हैं उसी तरह से खवातीन भी काम कर रही हैं, हमने भी उसी तरह से एजुकेशन हासिल की है। तो मेरा ख्याल है सोच बदलनी होगी ना आपको। आप देही इलाकों में जाए, मैं अक्सर देखती हूँ क्योंकि हम जब गांव जाते हैं तो हम देखते हैं जो खवातीन है स्पेशली वो जिस तरह से जमीनों पे जा रही होती हैं, काम कर रही होती हैं, और मर्द के बराबर उधर के उससे भी डबल काम कर रही होती हैं। घर भी आ रही होती हैं, जानवरों को भी संभाल रही होती हैं, और उसके साथ साथ घर के काम, बच्चों के काम, बच्चों को भी संभालना, तो डबल से ट्रिपल जिम्मेदारियां निभा रही होती हैं। और इतनी सारी जिम्मेदारियों के बावजूद उनको ये कहा जाता है कि आपको बोलने का हक नहीं है। बहुत सी ऐसी खवातीन हैं जिनको अपने हकूक का तो पता ही नहीं है। अभी 8 मार्च आने वाला है खवातीन का आलमी दिन, तो आप देखेंगे कि हर तरफ
आपको ये गहमा गहमी नजर आएगी कि औरतों के हकूक के लिए काम करने वाली तंजीमें यकदम से जाग उठेंगी, यकदम से उनको ख्याल आएगा कि खवातीन के हकूक किधर हैं। तो जो पूरा साल इतने 12 महीने खवातीन काम कर रही होती हैं, उस वक्त उनके हकूक पे बात क्यों नहीं की जाती है। तो खवातीन को ना, एक मखसूस तबके को जो महरूम तबका है, मैं समझती हूँ उनको यूज करने की बजाय ना, एक खातून की बेबसी की तस्वीर दिखाने की बजाय उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, उनको बिजनेस मौके फराहम करने चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। और अभी हम समझते हैं कि आने वाली जो हुकूमत है वो कुछ खवातीन के लिए, इस तरह की खवातीन, क्योंकि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है और मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, गुर्बत हमारे मुल्क में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, तो इसको ख़त्म करने का तरीका ये है कि लोगों को वसाइल दिए जाएं, लोगों को रोज़गार के मौके फराहम किए जाएं, ताकि वो अपना रोज़ी रोटी का सिलसिला जो है उनका वो जारी सारी रहे। अच्छा, इसके साथ साथ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के हवाले से भी बात करते हैं। ये प्रोग्राम एक स्टार्ट किया गया स्पेशली ख़वातीन के हवाले से कि ख़वातीन को सपोर्ट किया जाए। अच्छा कि जी, ख़वातीन को, बहुत सारी ऐसी ख़वातीन जो डिज़र्व करती थी, आज तक वो ख़वातीन जो हैं वो इससे भी महरूम है जो डिज़र्व है करती थी। अच्छा, बहुत सारी ख़वातीन इस तरह जिनको शायद ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन उनको मंथली जो है वो इनकम, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट उनको मिल रही है। अच्छा, इस हवाले से अभी रजिस्ट्रेशन के हवाले से जान लेते हैं सुहीरा से कि क्या तरीक़ेकार है। अभी बहुत सारी जो है वो चेंजिंग्स भी आई हैं, उस हवाले से भी जान लेते हैं कि अब क्या तरीक़ेकार है और अब किस तरह जो ख़वातीन हैं उनको किन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है और ये चीज़ें किस तरह से बेहतर हो सकती है। तरीकाकार इस तरह से चेंज हुआ है कि पहले एक मैसेज जो है वो शनाख्ती कार्ड जब ख़वातीन अपने नंबर से भेजती थी अपना मखसूस कोड पे, तो उनको घर बैठे मैसेज मौसूल हो जाता था कि आप रजिस्टर्ड हो गई हैं इस प्रोग्राम में और इस तारीख को जाकर आप अपना जो मंथली वजीफ़ा है, वजीफ़ा ही कहूँगी मैं उसको, वो आप जाकर ले लें, इमदाद। लेकिन अब चेंज ये हो गया है कि उनको घर बैठे जो मैसेज आ रहा है वो ये आ रहा है कि आप सर्वे में अहल करार पाई हैं, लेकिन आपका जो इंदराज है, जो बायोमेट्रिक है, वो सेंटर पर जाकर होगी। अब ये सेंटर बना हुआ है गुलगश्त वाली साइड पर, एक ही सेंटर है जहाँ पर पूरे मुल्तान डिवीजन की खवातीन ने आना है। सही, इतनी बड़ी तादाद और वो बहुत लाइनों में लगना पड़ता है, बहुत लाइनों में आपको लगना पड़ता है, हजूम है। यहाँ तक कि आप देखें रश इस कदर ज्यादा था कि गेट उन्होंने बंद कर दिया था स्टाफ ने, अभी पिछले हफ्ते की बात है। गेट जब बंद कर दिया तो खवातीन एक फ्लो में जब इस तरह से आई है ना, तो वो उन्होंने दरवाजा भी नहीं देखा है, दरवाजा और दीवार टूट गई। अच्छा, तोड़ दी गई। मतलब इतना रश और इतना हैंडल करना कितना ज्यादा इस चीज को मुश्किल हो रहा है, क्योंकि सुबह फजर के टाइम से हम देख रहे होते हैं कि लोग आना शुरू हो जाते हैं वहां पर, और फिर शाम 4 बजे तक उन सेंटर्स का टाइम है, 4-5 बजे तक वहां पर लाइनें लगी हुई हैं और काम किसी का नहीं हो रहा है। उसकी वजह क्या है कि स्टाफ एक तो वहां पर कम है, फिर जो भी औरत आती है उसको होता है कि मेरा पहले हो जाए ना। हमारे यहाँ हम अभी जैसे औरतों की बड़ी तारीफ भी कर रहे थे, लेकिन कहीं ना हमें अवेयरनेस भी नहीं है, समझ भी नहीं है कि एक लाइन अगर बना दी गई है तो आपने उस लाइन का एहतराम करना है, कैसे आगे चलना है। ये तो रूल्स तो कभी भी फॉलो नहीं ना कर रहे हैं, ये तो मैं कहती हूँ, शायद वो कहते हैं हम लोगों के लिए बने ही नहीं है। जिस तरह जाहिर सी बात है, हम जब उन चीजों का ख्याल नहीं करेंगे तो बस वो जस्ट नाम की हद तक रूल्स हैं, अपने कवानीन को देखना है, उसके अलावा कुछ नहीं है। अमल दरामद की बात है तो कुछ भी आपके नहीं नजर आता। और फिर इल्जाम लगा दिया जाता है कि जो अंदर अमला बैठा हुआ है। मैं समझती हूँ कि अमले की उस तरह से गलती नहीं है। अगर 500 औरतों के लिए 3 स्टाफ मेंबर्स रखे गए हैं तो वो एक दिन में 500 को नहीं हैंडल कर सकेंगे। तो ये तो मैं जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ, 500 नहीं, तकरीबन 3 से 4 हजार औरतें ना डेली वहां पर आती हैं, और उनमें से 100-200 का काम हो जाता होगा। बाकी आप देखें कितनी बड़ी तादाद है जो वो अपना घर बार छोड़ के, अपना किचन छोड़ के, अपने बच्चों को छोड़ के दूर दराज से आती हैं। लेकिन उसमें क्या होता है कि सिस्टम एक तो बहुत ज्यादा आसमान स्लो है। अच्छा, इस पे बात करते हैं नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, और इसके साथ ही चलते हैं अपने सेगमेंट की तरफ। आज के भाव शकील सुल्तान हमारे साथ मौजूद हैं। शकील से जानते हैं आज मार्केट में सब्जियों फलों के क्या रेट्स हैं। बात की जाए मुल्तान शहर में आम मार्केट की कीमतों के हवाले से तो सब्जियां, फल, चिकन और अंडे अभी भी महंगे दामों फरोख्त हो रहे हैं।
पहले ही कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई थी और पिछले 2 से 3 दिनों में काफ़ी ज़्यादा इजाफा देखने को मिला। तो इस हवाले से सब्जियों में सबसे पहले बात कर लें तो इसमें चाइना लहसुन और थाईलैंड अदरक जो है वो अभी भी 600 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रहे हैं, जबकि इनकी सरकारी कीमतों के दरमियान भी पहले की तरह मार्केट के साथ फ़र्क अभी बरकरार नजर आते हैं, जिसको ज़िले इंतज़ामिया मुकम्मल तौर पर लागू करने में नाकाम दिखाई देती है। इसी के साथ सब्ज़ चना और सुहाजना 400 रुपये फ़ी किलो पर बरकरार हैं। मटर 200 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रहा है। देसी तोरी भी 200 में मिल रही है, लेकिन हरी मिर्च और टमाटर की कीमतें जो हैं वो 120 रुपये फ़ी किलो पर बरकरार नजर आती हैं। आलू जो है वो 40 से 60 में फ़रोख्त हो रहा है, जबकि आलू की सरकारी कीमत भी 40 है। इसके साथ प्याज जो है 200 से लेकर 240 में फ़रोख्त हो रहा है। उसकी अब सरकारी कीमत भी प्याज की 204 तक पहुंच गई है। तो प्याज की कीमत में पिछले 2 महीनों से कोई ख़ास कमी नहीं देखी जा रही। हालांकि ये मकामी फसल है और इन दिनों मकामी इलाकों से भी दस्तयाब है, लेकिन प्याज जो है उसकी कीमत एक दफ़ा बढ़ी दोबारा कम होने का नाम नहीं ले रही। उसी के साथ अगर बात करें फलों के हवाले से तो मोटा टाफ़ी अंगूर जो अफ़गानिस्तान से मंगवाया जा रहा है, इन दिनों मकामी अंगूर कम दस्तयाब है, तो उसकी कीमत भी बहुत ज़्यादा है। फ़ी किलो कीमत 800 रुपये है। जबकि अनार की बात की जाए तो अव्वल क्वालिटी का अनार जो है 600 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से मार्केट में मिल रहा है। सेब में मुख्तलिफ़ अक़साम हैं, मुख्तलिफ़ क्वालिटीज़ हैं, तो 240 से लेकर 400 रुपये तक फ़रोख्त हो रहा है। माल्टे भी बहुत ज़्यादा महंगे हैं, कम से कम 120, एक ज़्यादा से ज़्यादा 150 तक फ़रोख्त हो रहे हैं। इसी के साथ पपीता 300 रुपये फ़ी किलो तक, खरबूजा भी 200 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रहे हैं। केले बहुत ज़्यादा महंगे हुए हैं, गुज़श्ता एक हफ़्ते में केले की कीमत में खासा इजाफा हुआ है। केले जो हैं वो कम से कम 160 और ज़्यादा से ज़्यादा 200 रुपये फ़ी दर्जन में फ़रोख्त होने लगे हैं। दुकानदारों का इस हवाले से कहना है कि केले की फसल इन दिनों जो है वो मार्केट की डिमांड के मुताबिक जो है वो दस्तयाब नहीं है, जिसकी वजह से शॉर्टेज की वजह से केला जो है वो महंगा हो रहा है। और इसी के साथ अगर बात करें चिकन और अंडे की कीमतों के हवाले से तो अंडे की सरकारी कीमत तो काफ़ी कम हो गई है, फ़ी दर्जन 235 मुकर्रर कर दिया गया है, लेकिन मार्केट में फार्मी अंडा जो है दुकानों पर 350 से लेकर 400 रुपये दर्जन के हिसाब से फ़रोख्त हो रहा है। ये कीमत जो है वो सर्दियों के शुरू में बढ़ी थी, क्योंकि सर्दियों में अंडे की तलब में इजाफा हो जाता है, ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो शहरी अपने दाम मर्ज़ी के लगा लेते हैं। लेकिन अब चूँकि मौसम भी कुछ कम ठीक हुआ, अंडे की सरकारी कीमत भी कम हो रही है, लेकिन दुकानदार जो हैं वो अपनी कीमत कम करने का नाम नहीं ले रहे। इस हवाले से चिकन की सरकारी कीमत जो है वो भी आज 580 रुपये मुकर्रर कर दी गई है फ़ी किलो के हिसाब से। कल 573 थी, 7 रुपये का इजाफा हुआ है। और चिकन की कीमत इससे पहले 650 तक भी पहुंची, तो भी 500 और 600 के दरमियान चिकन की कीमत में उतार चढ़ाव चलता रहता है। लेकिन इस हवाले से जब हमारी शहरियों से बात हुई तो शहरियों का इस हवाले से यही मानना है कि ये महंगाई जो है वो गरीब की जेब पर एक किस्म का डाका है, क्योंकि इतनी आमदन नहीं है जितने खाने पीने के अखराजात हो चुके हैं। आला हुकाम की तरफ देखते हैं शहरी और मुतालबा करते हैं कि सब्जियों, फलों, चिकन और अंडे की कीमतों की तरफ तवज्जो दी जाए। जहाँ खुद साख्ता महंगाई है, जिन मार्केट्स में खुद साख्ता महंगाई का जिन बेकाबू है, वहाँ क्रैकडाउन किया जाए ताकि गरीब तबके को रिलीफ देने के लिए कुछ इकदाम हो सकें और आम शहरी के लिए ज़िंदगी गुजारना आसान हो सके, क्योंकि मुल्तान शहर में महंगाई ने आम शहरी के लिए ज़िंदगी गुजारना जो है वो अजीरन कर रखा है। जी, बहुत शुक्रिया आपका। और इसके साथ ही जिस तरह से हम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के हवाले से बात कर रहे थे, उससे बात कर लेते हैं। जी, रजिस्ट्रेशन उस पर मैं अड़ गई, उसके हवाले से बताइए कि उसका तरीकाकार क्या है। हम अभी यही बात कर रहे थे कि अब घर बैठे नहीं आ रहा ना वो मैसेज। अब खवातीन को इंदराज के लिए जिन सेंटर्स पर जाना पड़ रहा है वहां पर फैसिलिटीज नहीं है। खवातीन को एक तो समझ में नहीं आ रही है बात। बहुत सी खवातीन वहां पर वो होती हैं जो कि पढ़ी लिखी नहीं है, अब बेशतर के पास तो मोबाइल फोन्स नहीं है, फिर वो अपने साथ क्या करती हैं, अपनी बेटी को, बहू को किसी को लेकर आ रही होती हैं। उसकी वजह से रश बहुत ज्यादा हो गया। फिर वहां पर जो स्टाफ है उनसे चीजें हैंडल नहीं हो रही। स्टाफ और खवातीन जो आ रही हैं शहरी, उनके माबैन एक जंग का सीन वहां पे चल रहा है। यहाँ तक के धक्के पड़ रहे हैं, खवातीन एक दूसरे को गाली गलोच और इवन के मारती भी हैं, खूब लड़ाई झगड़ा हो रहा होता है। वो जो एक चीज होती है ना कि आपको एक गवर्नमेंट चीज दे रही है, ये आप किसी से छीन नहीं रहे कुछ, या जो स्टाफ भी वहां पर बैठा हुआ है उसको भी आई थिंक ये बात समझनी चाहिए कि वो उन खवातीन का हक है। हाँ। उनके लिए एक प्रोग्राम शुरू किया है, तो आपको इज्जत से इस प्रोसेस को लेकर चलना चाहिए। लेकिन वहां पर इज्जत नाम की कोई चीज नहीं बची, सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। सिर्फ वही खवातीन जो कि अपना बहुत ज्यादा दिल बड़ा करके वहां पर जा रही हैं, इतनी सारी तो वहां पर हार्ट पेशेंट, शुगर पेशेंट, बुजुर्ग खवातीन आई हुई थी, वो बाकायदा रो रही हैं कि हमारा काम कर दें। फिर अच्छा, जिस तरह से ये बुजुर्ग खवातीन होती हैं ना बहुत ज्यादा, वहां पर जो एक स्टाफ मेंबर ही हैं, एक दो,
वो उन पे ज़रा तरस खा के चलो ये बूढ़ी हैं, तो उनके ID कार्ड्स लेके वो खुद अंदर जा रहे हैं। उस चीज पे भी लड़ाई हो रही है। क्या बायोमेट्रिक का सिस्टम अब ये बायोमेट्रिक सिस्टम है। अच्छा, ठीक है। जिस खातून का सर्वे में नाम आया है उसको हर हाल में जाना है उस सेंटर पे, अपनी बायोमेट्रिक करवानी है। आई थिंक कोई 60-70 क्वेश्चंस हैं, एक क्वेश्चन एयर है फॉर्म। अच्छा, वो खुद स्टाफ जो है ना वो फिल करता है। वो फिल करेगा। बहुत सारी खवातीन तो पढ़ी लिखी नहीं होती, पढ़ी लिखी नहीं है, से फिल करेंगी। इस तरह से बहुत ज्यादा एक खातून पे इतना टाइम लग रहा है। तो इस तरह की चीजें जब हो रही हैं तो इशू बहुत ज्यादा आ रहा है। हालांकि वहाँ पे नादरा की टीम भी बैठी हुई है। ठीक है। कई दफा ऐसा होता है सिस्टम बहुत ज्यादा यूज होने की वजह से सिस्टम डाउन हो जाता है, फिर 1-2 घंटे वो उस टाइम इंतजार में रहते हैं कि वो सिस्टम जो है वो बिल्कुल ठीक होगा तो तब आपकी चीजें। लेकिन जो खवातीन पढ़ी लिखी नहीं है, मैं समझती हूँ जिन्हें नॉलेज नहीं है, वो ये समझती हैं कि अंदर स्टाफ फ्री बैठा हुआ है और काम नहीं हो रहा। अब या तो ये चाहिए इदारों को कि स्टाफ की तादाद बढ़ा दी जाए, इन सेंटर्स की तादाद बढ़ा दी जाए, क्योंकि ये इस अगर हम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की बात करें तो खवातीन की तादाद ज्यादा है ना, तो उसमें फिर आपको उसी तरीके से ये स्टाफ प्रोग्राम भी है ही ज़ाहिर खवातीन के लिए ना, तो बिल्कुल उसमें फिर तो आपको स्टाफ जो है वो 100% आपको उसी तरीके से रखना पड़ेगा ताकि जो है वो लोग खवातीन को कम मसाइल का सामना करना पड़े। इलाकों में अगर ये सेंटर्स कायम हो जाएं तो फिर औरतों को एक तो ये इशू खत्म हो जाएगा, जो दूर दराज से आ रही हैं उनको अपने करीबी सेंटर्स पे जाना पड़ेगा और फिर सेंटर्स पे दबाव कम हो जाएगा, तादाद कम होगी तो काम जल्दी होगा। अच्छा, फिर उस सर्वे में पहले ये होता था कि जो टीम्स आई थी डोर टू डोर सर्वे करने के लिए, वो खवातीन को अहल उसी में करार दे दिया गया था और उनको बड़ी स्मूथली दिसंबर और नवंबर के महीने में ये इमदाद मिल गई थी। अच्छा, कहीं पर खवातीन को 8,000 जो हैं वो मिल रहे हैं 3 महीने बाद और कहीं पर 14,000। हाँ, अब इसमें बढ़ाए भी थे ना, बढ़ाए हैं, लेकिन वो सब खवातीन के लिए नहीं है। अच्छा, उसमें भी ठीक है, यानी कि ये चीजें रैंडमली चल रही हैं, ये प्रोसेस स्मूथ नहीं हो रहा है। ठीक है, इस पे मजीद भी बात करते हैं नाज़रीन, अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के हवाले से। जी हाँ, बिल्कुल, बात वही सिस्टम ये कि स्मूथ अभी नहीं चल रहा, स्मूथ नहीं चल रहा और बहुत सी खवातीन को रिजेक्ट भी किया जा रहा है, क्योंकि जब पहला सर्वे हुआ था उसमें उन्होंने रैंडमली कर लिया था। ठीक है, जैसे सिस्टम हम कहते हैं ना कि सिस्टम में चीजें ऊपर नीचे हो जाती हैं, करेक्शन की जरूरत रहती है, रीचेकिंग जब नहीं होती, तो जिन खवातीन को मिल गए थे और अब सेकंड फेज में अगर उनका नाम नहीं आ रहा है तो इस बात पर भी खवातीन को समझने में बड़ी दिक्कत हो रही है कि हमें पहले अगर मिले थे इमदाद, पहले अगर हमें रकम मिली थी तो हमें अब क्यों नहीं मिल रही है, क्योंकि अब चूंकि हो रही है बायोमेट्रिक जब होती है तो उसमें आपकी फैमिली की सारी डिटेल आ जाती है। ठीक है, और पॉवर्टी लाइन उन्होंने पहले थी 35%, लेकिन अब है 30%, जो एक उन्होंने पैमाना बनाया हुआ है गुर्बत का। उसके ऊपर जो खातून पूरी उतरेगी उसको सिर्फ इमदाद मिलेगी। जैसे कुछ इस तरह के रूल्स हैं कि उस खातून के नाम कोई भी जायदाद नहीं होनी चाहिए, कोई मामूली सा घर भी, कोई जमीन नहीं होनी चाहिए, उसका कभी जो है वीजा ना लगा हो ना, जो डिजर्व करते हैं, जिनके पास कुछ नहीं है या उनके घर में कोई इस तरह का बंदा मौजूद नहीं है जो उनके घर को सिस्टम को चला सके, तो जाहिर सी बात है उन्हीं को ही ये मिलना भी चाहिए, उनका राइट है। लेकिन बात वही बात है कि जब तक अब चीजें हमारी स्मूथ नहीं होंगी, हमारा सियासी भी सूरत हाल इस पे बड़ी वो होती है ना कि हमारे यहाँ पे जब तक इदारे जो है वो स्ट्रांग नहीं होंगे, सिस्टम उस तरीके से बेहतर नहीं हो सकता। अच्छा, इसके साथ साथ जो है हम सोशल वेलफेयर के हवाले से भी बात कर लेते हैं। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की जानिब से जो है सेहत सफ़र प्रोग्राम का आगाज़ ना हो सका, मुख्तलिफ रिहायशी इदारों में बेसहारा अफराद जो हैं वो सेहत की सहूलियात से अभी तक महरूम है। इस हवाले से भी बताइएगा, क्योंकि हम लोग के अभी देखते हैं कि कितने मसाइल हैं, हमारे सेहत से मसाइल हैं, एजुकेशन को लेकर मसाइल हैं। अच्छा, फिर जिस तरह से हम इस बात करें कि नौजवान हैं उनके लिए कितने मसाइल हैं, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं हमारी अभी तक हम महरूमियों का शिकार है। मेरा ख्याल है हमें महरूमियों से निकलने के लिए ना अभी बहुत साल चाहिए, हाँ। या शायद हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है शायद वो कुछ चीज़ें चेंज देखे, लेकिन हमारी जो जनरेशन रही है आसमा, हमने तो देखा है कि मसाइल बढ़ रहे हैं, मजीद आगे जा रहे हैं, चीज़ें ऊपर जाने के बजाय नीचे आ रही हैं। आप तरक्की याफ्ता ममालिक को देखें, उनके ये इश्यूज नहीं है, महंगाई हो गई, बेरोजगारी है, सेहत तो एक इंतहाई अहम चीज है ना, फिर सेहत की फैसिलिटीज को इतना महंगा कर दिया गया है कि लोग अपनी सेहत को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। अच्छा, एक कॉल ले लेते हैं। सुइरा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, बात कर रही हूं। जी, क्या कहना चाहेंगी?
जी मैंने वो बेनजीर इनकम सपोर्ट के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी। जी जी, क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए? ये सारा यही कि ये सारा कुछ जो भी तरीकाकार है चेंज कर दिया हुआ है। जब मैसेज वो बताते थे उसके ऊपर मैसेज किया तो रिप्लाई तो आया नहीं है, तो अब क्या सूरत हाल है, कैसे रजिस्ट्रेशन करवाई है? ठीक है, हमने वैसे अभी इसके ऊपर बहुत डिटेल से बात की है, चलिए अभी आपको दोबारा भी बता देते हैं। और यही चाह रही हैं कि जो चेंजिंग्स हुई हैं उनमें दोबारा अपने आप को रजिस्टर जो है वो किस तरीके से करना है। ये खातून मेरा ख्याल है कह रही थी कि इनको मैसेज पे जवाब भी नहीं हुआ है। हाँ। तो अगर इनको मे बी इन्होंने अपना आईडी कार्ड नंबर जो है वो थोड़ा सा गलत डाल दिया हो, एक आधा हिंसा, इस वजह से रिप्लाई ना आया हो। वरना रिप्लाई लाजमी आ रहा है कि या तो वो सिस्टम आपको बता देता है आप अहल हैं या आप ना अहल हैं। अगर आपको मैसेज नहीं आता है तो आप अपना आईडी कार्ड लेकर और जो बच्चे हैं जितने भी उनका बे फॉर्म लेकर सिर्फ आपने बेनजीर इनकम सपोर्ट के ऑफिस में जाना है। और बल्कि एक और चीज मिस हो गई थी कि जो आपका बिजली का और गैस का बिल है, स्पेशली जो खवातीन अपने ज़ाती घरों में रह रही हैं, ठीक है, उन्होंने वो भी लेकर जाना है। ठीक है, उससे भी एक इवैल्यूएशन होगी कि इनका जो है सिलसिला जो महीने का खर्च है वो किस तरह से चल रहा है। ठीक है, तो फिर जब वहां जाएंगी वहां पर इनका उसी तरह से बायोमेट्रिक होगी, इंदराज होगा और फिर कुछ दिन के वक्फे के बाद मैसेज आएगा कि आप अहल हैं या नहीं हैं। उसके मुताबिक आगे अपना जो है प्रोसेस वो ले जा सकते हैं। ठीक हो गया जी, ये तरीकेकार है जो अपने आपको बता दिया। अच्छा, हम बात कर रहे थे सोशल वेलफेयर के हवाले से। हाँ, हम सेहत के हवाले से बात कर रहे थे कि मैं ये कह रही थी कि बहुत से लोग हैं आसमा, वो अपनी सेहत इसलिए कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं कि हमें महंगे टेस्ट करवाने पड़ेंगे, डॉक्टर की फीस अदा करनी होगी, सेल्फ ट्रीटमेंट्स करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से सेहत मजीद बर्बाद हो जाती है। बहुत से डॉक्टर्स वो कहते हैं जब मरीज जो है ना वो आधे डॉक्टर खुद ही जब बन जाते हैं तो फिर उनकी सेहत मजीद खराब होती है और फिर वो हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाते हैं मरीज भी। लेकिन बेचारा क्या करे ना। हाँ, प्राइवेट बहुत अभी आप देखें निश्तर की हालात क्या हैं, मेडिसिन नहीं मिल रही, बहुत सारी चीजें जो पेशेंट हैं स्पेशली उनको बहुत ज्यादा मसाइल का सामना है। इस पर मजीद बात करते हैं। नाज़रीन, अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, और एक दफ़ा फिर आपको रोही में खुश आमदीद कहते हैं। और इसके साथ ही जो है हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद हैं। उससे पहले सुहिरा हमारे साथ मौजूद थी। सुहिरा, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रही। अभी हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनका तारुफ करवा देती हूँ। मलिक वकास हमारे साथ आज मौजूद हैं जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं वो हैं जी अदनान नईम, हमारे साथ आज मौजूद हैं जो कि स्पोर्ट्स ऑफिसर हैं और इसके साथ ही जो एनालिस्ट भी हैं। आज इनसे हम स्पोर्ट्स के हवाले से भी बात करेंगे। वेलकम करते हैं जी अपने शो में आपको। अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस तरह PSL के हवाले से मैंने बात की थी और मैंने सुहिरा ने, उसी को हम आगे लेकर चलेंगे। स्पोर्ट्स के हवाले से बातचीत होगी, PSL के मैचेस के हवाले से बात होगी, प्लेयर्स के हवाले से बात करेंगे, यहाँ के स्टेडियम के हवाले से बात होगी और साथ साथ जो है हम बात करेंगे इलेक्शंस के हवाले से, जिस तरह अभी हमारी सूरत हाल चल रही है और तमाम जो सियासी सूरत हाल है उस पर हम बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे इलेक्शन के बाद की जो अब सूरत हाल चल रही है, आपकी क्या राय है? जी माशाल्लाह, अब इलेक्शंस हो गए हैं और सबसे अच्छी बात ये है कि पुरअमन हो गए हैं। और उसके बाद जो रिजल्ट्स आ रहे हैं और थोड़ा सा ये डिले हो रहा है, इसके ऊपर डेफिनेटली बहुत से लोगों के रिजर्वेशंस भी हैं और होने भी चाहिए। ये पूरी दुनिया में होता है, लेकिन उसमें ये देखना है कि सबसे पॉजिटिव चीज़ें हमने सबसे पहले बतानी चाहिए और देखनी चाहिए कि आम पब्लिक जो है, लोग जो हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट किया है। लोग निकले हैं वोट देने के लिए और उन्होंने बताया है कि हम किस पार्टी के साथ हैं और किसको वो लाइक करते हैं, किसको डिसलाइक करते हैं। मेन चीज़ है कि लोगों का आना, लोगों को अपनी राय देना, ये सबसे बड़ी अच्छी बात है कि पॉलिटिकल सिस्टम में एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। डेमोक्रेसी, जमहूरियत शुरू होती है अवाम से। मीन के अवाम ने तो आपको रिस्पांस दे दिया है, अब आगे देखें कि आप उसको कैसे मैनेज करते हैं या कैसे उसको अवामी राय को वेंट आउट करते हैं। तो उसमें यह है कि मैं यही कहूँगा कि अवामी राय का एहतराम करना चाहिए और सब पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक दूसरे का एहतराम करना चाहिए। उसमें बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें भी हुई हैं, जो कैंडिडेट्स हार रहे थे और फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली कोई वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट हुई है उनको जितवाने की, तो उन्होंने खुद विदड्रॉ किया है। दिस इज़ पॉजिटिव थिंग। लोग अब मीन के पॉलिटिकल
जो लीडर्स हैं हमारे लोकल लेवल पे, उनके अंदर वो ज़मीर जागना शुरू हो गया और उन्होंने अपनी जो है ना मीन के जो रियलिटी है उसको एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। इस तरह की पॉजिटिव चीज़ें। बाकी ये कहें कि आपके इस पूरे मुल्क में सिर्फ एक पार्टी के चाहने वाले हैं और दूसरों के बिल्कुल एक बंदा भी नहीं है, तो ये भी एक गलत बात है। अगर खान साहब या कोई ये आज़ाद जीते हैं, उसके साथ साथ दूसरी पार्टीज़ भी जीते हैं, उनके भी मेंबर हैं, उनके भी मीन के पॉलिटिकल फॉलोइंग है, लोग लाइक करते हैं, आइडियोलॉजीज हैं। आप देखें पीपल्स पार्टी होगी, मुस्लिम लीग नून होगी, आप क्या समझते हैं पूरे मुल्क में इनका चाहने वाला कोई नहीं है? इनकी भी सीट्स हैं। तो एक दूसरे को रिस्पेक्ट दें, एक दूसरे को एक्सेप्ट करें और सलूशन निकालें, इस मुल्क को निकालें, इस मुल्क को क्राइसिस से निकालें, इस मुल्क की मुआशत बेहतर हो, इस मुल्क में खुशहाली है, इस मुल्क में इकोनॉमिक पॉलिसी हों और सस्टेनेबल पॉलिसीज़ हों, और उसके साथ साथ एजुकेशन की तरफ हमें आना चाहिए। लोगों को पॉलिटिकली एजुकेट करें, वैसे एजुकेशन अच्छी दें, स्किल्ड एजुकेशन दें। ये चीज़ें अब हमने देखनी है। अवाम ने तो बहुत अच्छा काम किया और हमेशा वो करते हैं। और आप 1947 से देखें कि ये मुल्क वजूद में कैसे आया। ये वहद मुस्लिम कंट्री है, वहद दुनिया का इस्लामिक कंट्री है, जो प्रॉपर एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के थ्रू आया, पॉलिटिकल प्रोसेस के थ्रू वजूद में आया। इसकी क्रिएशन जो है ये प्योरली पॉलिटिकल प्रोसेस के थ्रू हुई है। हम मुसलमानों ने वोट दिया, उसके नतीजे में एक इस्लामिक स्टेट बनी। तो इस प्रोसेस को चलते रहना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, इसके हवाले से, नताइज के हवाले से मजीद भी बात करेंगे। इसके साथ ही अदनान आपसे जानेंगे स्पोर्ट्स के हवाले से। हम देखें कि अब यहाँ पे मेगा इवेंट होने जा रहे हैं, PSL की तैयारियां स्टार्ट हैं, टीम्स भी आ चुकी हैं, कुछ टीम्स अभी आएंगी भी। सही, उस हवाले से आप क्या कहेंगे PSL मैचेस के हवाले से? बिस्मिल्लाह। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के तवस्सुस से तो नहीं कहूँगा, मोहसिन नकवी साहब के चैनल पे बैठा हूँ तो उन्हें बहुत मुबारक देता हूँ। वो चेयरमैन PCB का जो फ़राइज़ अंजाम उन्होंने स्टार्ट किए हैं, तो मैं बेस्ट विशेस भी करता हूँ। वो अच्छे एक बहुत एनर्जेटिक किस्म के इंसान हैं, तो उम्मीद रखता हूँ कि वो अच्छे तरीके से अपना जितने भी फ़राइज़ हैं वो सर अंजाम देंगे। बाकी PSL माशाल्लाह, हमारी PSL जो है वो बहुत ज़बरदस्त लीग है पूरी दुनिया में। अगर मैं उसको ईमानदारी से उसको नंबर दूं तो वो चौथे नंबर पे आती है। दुनिया की बेस्ट लीग्स है। IPL के बाद बिग बैश आता है, फिर इंग्लैंड में लीग होती है 20 लीग, उसके बाद हमारी PSL आती है। बाकी कैरेबियन लीग है, बांग्लादेश प्रीमियर लीग है, और भी लीग्स होती हैं, कनाडा में होती हैं। लेकिन जो PSL का चार्म है वो बहुत ज़बरदस्त लीग होती है। और इस दफ़ा भी 9th एडिशन में भी जो है मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छी और खैर खैरियत से ये सारे मुकाबले होंगे, क्योंकि हमारा मुल्क बहुत सारे महाजों पे लड़ रहा होता है। हम तो टीवी पे बैठे मैच देख रहे होते हैं ना, तो वो जो मैचेस को ऑर्गेनाइज करना होता है, मैनेज करना होता है, उसके पीछे हमारी फोर्सेस होती हैं, पुलिस होती है, तमाम डिपार्टमेंट्स होते हैं। वो एक मैं आपको कह सकता हूँ कि वो जस्ट लाइक हम एक वार की जो है ना पोजीशन में होते हैं। तो ऐसे ममालिक में हम इतनी मुश्किल से इतने अच्छे मेगा इवेंट्स को करवा पाते हैं, ये भी बहुत अच्छी पॉजिटिव साइन होता है। और अब मेला सजा है, 4 शहरों में रहेगा ये बहुत। और सिर्फ मुझे ही नहीं कि भी मैं मुल्तान का हूँ, पूरे पाकिस्तान को जो है मुल्तान का वेन्यू सबसे ज़्यादा पसंद है। जैम पैक होता है बिल्कुल, क्योंकि इसको जनूबी पंजाब से लेके और अपर पंजाब तक, लाहौर से पहले कोई इतना अच्छा स्टेडियम नहीं है कि जहाँ पे PSL हो। तो इस पूरे क्राउड को हमारा मुल्तान, इसको वो आसान उसमें कहते हैं कि ये पूरा क्राउड हमारा मुल्तान ले जाता है। हाँ, अच्छा, और जनूबी पंजाब से भी, जनूबी पंजाब ओवर उसमें देखें ना तो तमाम लोग जो है ना वो इसमें शामिल होने की कोशिश करते हैं, वो बड़े दूर दराज से आए हुए होते हैं। अच्छा, कुछ लोगों को मौका मिल जाता है, वो स्टेडियम में पहुंच जाते हैं, कुछ लोगों को नहीं मिलता, उसके हम भी वो बाहर खड़े रहते हैं। बिल्कुल। तो ये भी हम देखते हैं कि स्टेडियम के बाहर भी रश होता है, जहाँ जितना अंदर रश है उससे डबल जो है रश बाहर होता है। बिल्कुल। तकरीबन हमारे स्टेडियम में 25,000 लोगों की गुंजाइश है। तो उसके बावजूद हम एक्स्ट्रा सीटिंग मिला के तो 30-1,000 लोग बनते हैं। तो आप तमाम सीजन उठा के देख लें PSL के एडिशंस, तो उसमें मुल्तान जो है वो जैम पैक जाता है। कहीं भी इतना क्राउड नहीं होता जितना मुल्तान में होता है।
और कई दफ़ा ऐसा भी बीच में इवन PSL के दौरान ही मैनेजमेंट सोचती है कि हम कुछ ऐसे मैच और निकाल के मुल्तान को दें ताकि हमको रेवेन्यू भी इकट्ठा कर सकें और उसके साथ साथ जो है ये एक क्रिकेट जो है ना वो एक तरह का इस वक्त आपको पता है हमारे और इंडिया में क्रिकेट कितना खेला जाता है, तो इंडिया का तो बिल्कुल ही इंटायरली डिफरेंट है। हाँ। उनकी तो उनका बिजनेस वाइज भी डिफरेंट है और हमारा ये कि एक मैं रिलीजन तो नहीं कहूँगा लेकिन उस हद तक क्रिकेट खेला जाता है कि लोग इतना बच्चे जो है वो जैसे ही चलना फिरना स्टार्ट करते हैं तो वो बैट हाथ में और बॉल उनके हमारे ब्लड में है क्रिकेट, इसलिए हम लोग उस रियासत से भी अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं जिन्होंने ये ईजाद की थी। तो वो खुद परेशान है कि यार हम अरबों रुपए लगाते हैं हाँ। टीम्स पे अपने स्ट्रक्चर पे, तो ये एक छोटा सा पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसके पास इतने पैसे भी नहीं है, इतने वसाइल भी नहीं है, तो इनका जो आम बच्चा अभी 12-13 साल का होता है तो वो हम जिसको 20 साल से सिखा रहे होते हैं वो ऐसे सीखा सिखाया होता है। उसके पास शॉट्स होती हैं, उसके पास बुक क्रिकेट से भी हटके वो नई चीज़ें भी गेम में ऐड कर रहा होता है। तो हमारी कौम बहुत ज़्यादा माशाल्लाह किसी भी फील्ड में मैं कहता हूँ कि हमारी कौम बहुत अच्छी है, इससे काम लेना चाहिए हमें, हम इसको ज़ाया कर रहे हैं। तो नौजवानों के हवाले से तो हम हमेशा बात करते हैं ना कि इनके ऊपर जिस तरह भी बहुत सारे नौजवान यहाँ से मूव कर रहे हैं जो यहाँ पर हैं। अच्छा, स्पोर्ट्स के ऊपर उस तरीके से हम देखते हैं कि आए दिन आप भी बात कर रहे होते हैं, हम भी कर रहे होते हैं कि हमारे बच्चों को उस तरीके से स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व नहीं किया जाता, ये पार्टिसिपेट ही नहीं करते, ग्राउंड्स हमारे उस तरीके से आबाद नहीं है। आप एक उस पर काम हो तो रहा होता है लेकिन उसमें लोगों की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उस तरीके से नहीं हिस्सा लेते। और मुआशी तौर पे भी हम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, बहुत सारे मसाइल और भी चल रहे होते हैं, तो उस हवाले से जो है फिजिकल एक्टिविटीज़ जो हैं वो बड़ी हमारी कम है। अच्छा, मसला ये है हमारी रियासत, हम एक हमें थर्ड वर्ल्ड में गिना जाता है, तो हम लोग जो तालीम हासिल करते हैं ना वो हम शऊर के लिए हासिल नहीं करते, हम माश के लिए हासिल करते हैं। इसीलिए हमारा जो जरिया माश जो है ना एक उसकी जो एक उसको हासिल करने के लिए जो कोशिश है ना, तो फिर ये स्पोर्ट्स जो है वो चौथे नंबर पे आ जाती है। एक कॉल ले लेते हैं। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, अब्दुल कदीर है हमारे साथ, क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं कहना चाहूंगा इस PSL के बारे में बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं, जैम पैक क्राउड वगैरह स्पेक्टेटर सारे देखने के लिए बड़ी अच्छी बात है अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें एक दो चीजें बस समझने वाली हैं, ये जितने दिन तक ये रहता है ना लोगों के लिए मूवमेंट बड़ी मुश्किल हो जाती है। ये ट्रैफिक का निजाम इस बुरी तरह से जो है ना खत्म हो जाता है कि स्पेशली कार्डियोलॉजी के आप जानती है ना, बड़े बड़े हॉस्पिटल है, इनके जो पेशेंट्स हैं वो उनकी एम्बुलेंस से और वो पेशेंट गाड़ियों में वो बेचारे फंस जाते हैं। बिल्कुल ऐसे। तो इसमें भी कुछ सोचना चाहिए क्योंकि शहर के बाहर का कोई रूट ऐसा यूज करना चाहिए जिससे लोगों को कम से कम तकलीफ हो। बस ये मेरा रिक्वेस्ट थी समझने। बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। अच्छा, जहां हम वाकई ये इस हवाले से तो मैं पहले भी बात जब PSL के लास्ट मैचेस हुए थे हमने तब भी इसमें कि लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, स्पेशली क्योंकि अच्छा जहां उनकी रिहाइश होती है वो जाहिर बात है उनका रूट भी उसी तरीके से फॉलो किया जाता है, प्लान किया जाता है, लेकिन क्योंकि हमारे हॉस्पिटल्स भी मेन इधर ही इसी रोड पर आ जाते हैं जहाँ उनकी रिहाइश है, तो इस तरह से लोगों के लिए मुश्किलात पैदा हो जाती हैं कि स्पेशली इमरजेंसी के जो मरीज होते हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा है। तो खैर हमारी इंतजामिया से रिक्वेस्ट भी है कि इस बार जो भी प्लान करें वो ज़रा सोच समझ के प्लान करें और कुछ इस तरह के स्पेशली जो इमरजेंसी केसेस हैं उनको जाने की इजाज़त दे दी जाए और कुछ इस तरह का हो कि हॉस्पिटल्स के लिए जो है वो ज़्यादा आसानी हो कि लोगों को मुश्किलात ना हो वहाँ पर। जी, असल में ऐसा है कि जब एक चीज़ बेसिकली गलत बन जाती है ना, हाँ, तो वो जो अब हम फेस कर रहे हैं ना चीजें वो हमें फेस करनी पड़ती हैं। मसलन ये है कि आप यूनिवर्सली देखें, हाँ, जिस रोड पे स्कूल्स होते हैं ना, हाँ, वहाँ हॉस्पिटल्स नहीं होते। ठीक है, हम लोगों ने अपने जो शहर हैं वो ही गलत आबाद किए हुए। हाँ, अब तो अब देखिए हम जब बोस्टन रोड पे जाते हैं तो हमारा देखें कितना अब रश होता है। अच्छा, स्कूल वही मेन रोड पे आपको देखेंगे गाड़ियां जो हैं वो आपकी पार्किंग वो आपकी बाहर आधे रोड पे। बहुत बड़ा स्कूल है, साथ ही एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। हाँ। वो तो अब देखें इसमें कसूर है हमारे उन लोगों का जिन्होंने इन लोगों को वहाँ पे हॉस्पिटल्स या स्कूल बनाने की इजाजत दी। अब आई डोंट नो कि वो उन्होंने क्यों दी, किस तरह दी या उसमें क्या अवामिल
प्लानिंग नहीं है ना, बेसिकली प्लानिंग के जरिए नहीं, बहुत सारी चीजों को ओवरलुक किया गया। ये गलत होता है ना। एक जो भी हम जिस भी महकमे में है, हमें एक चीज को वास्त तरीके से देखना चाहिए, ना कि अपने बेनिफिट की वजह से किसी का और पूरी कौम का नुकसान कर देना चाहिए। अब देखेंगे जिधर हमारे कार्डियोलॉजी है जिस रोड पे, वहीं पे हमारा वो वाला होटल है जहाँ पे हमने टीमों को ठहराना होता है। ठीक है, होटल पहले का बना हुआ है, कार्डियोलॉजी की यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बाद में आई थी। लेकिन अब देखिए हमारी रियासत ऐसी है, हमें चीजों को इसी तरीके से लेके चलना, मैनेज करना पड़ेगा। जैसे आप देखें फोन आ जाता है कि जी हमारे घर के पास ग्राउंड नहीं है। भाई हर घर से निकलते ही ग्राउंड नहीं होता। आप बाहर के किसी भी बड़े अच्छे तरक्की याफ्ता मुल्क में जाएं तो स्पोर्ट्स सिटीज वगैरह अलग ही होते हैं। आपको जाना पड़ता है वहाँ खेलने, आपको बच्चों को भी लेके जाना पड़ता है वहाँ। जिस तरह तालीम हासिल करवाने के लिए लेके जाना पड़ता है, इसी तरह स्पोर्ट्स के लिए भी लेके जाना पड़ता है। ऐसा कोई भी मुल्क नहीं है कि आप हर मोहल्ले का एक ग्राउंड हो, ऐसा नहीं है। जमीन बहुत छोटी है और हमारा तो देखें, हमारे पास तो वसाइल ही 14 करोड़ लोगों के और हम 24 करोड़ लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, इस पे मजीद भी बात करते हैं। नाज़रीन अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जी हम बात कर रहे थे ग्राउंड्स के हवाले से कि यहाँ पर जिस तरह से हमारे ग्राउंड की सूरत हाल है। जी ग्राउंड्स देखें हमारे मैं अपने आपके चैनल पे बहुत दफ़ा बताता हूँ कि हमारे पास बहुत ग्राउंड्स हैं। हमारे पूरे पंजाब में 550 स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हैं, जो कि मेरा ख्याल है कम नहीं है तो ज़्यादा भी नहीं है। ठीक है ना, वो बिल्कुल दरमियानी है। 12 करोड़ लोगों में से कुछ लाख लोग ही स्पोर्ट्स खेलते हैं। ठीक है ना, तो उनके लिए वो बहुत हैं। उसमें इंडोर 42 इंडोर्स हमारे पास जिम्नेजियम है पंजाब के शहरों में। इंडोर्स में बहुत सारे इंडोर्स गेम्स आ जाती हैं। फिर हमारे पास स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस हैं, फिर हमने उसको अपग्रेड भी किया। अब मेन मसला यह है कि उसमें अट्रैक्शन देखें। अभी हमारे वहाब रियाज हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे, उन्होंने करोड़ों रुपए के इनामात दिए हैं। अभी जस्ट हमारा पिछले माह ही ख़त्म हुआ है वो विंटर गेम्स, तो उसमें बच्चों को कम से कम भी 50,000 इनाम दिया गया है स्पोर्ट्स के, और वज़ाइफ अलग दिए गए हैं। इसी तरह हमें एजुकेशन के सिस्टम में ये चीज़ डालनी पड़ेगी, जैसे आज से 20 साल पहले होती थी कि जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड होंगे बच्चे उनको स्कॉलरशिप दी जाएगी, ताकि माँ बाप जो हैं वो स्पोर्ट्स की तरफ बच्चे को लेकर आएं, ताकि उनके लाखों रुपए तालीम के बचें। और हमें हम एक अपनी ये जो ब्रीड को लेके जा रहे हैं ना, 1000 में से 1000 नंबर लेने हैं, और ये भी बहुत बुरी चीज़ है। मैं समझता हूँ ये बाहर कहीं पे भी नहीं होती। ठीक है, आपको लाइक होना चाहिए, ये अलग बात है, लेकिन ये जो एक चल पड़ा है ना, आपने इसको एक अजदहा बना दिया इस चीज़ को ना। ये क्योंकि आपको अच्छा कॉलेज, महंगा कॉलेज, स्नॉबरीज में आ जाती है ना चीज़ें, बच्चे देख के फिर असर पकड़ते हैं। फिर उसके बाद आपने उसको एकेडमीज़ भी करानी है। फिर हम लोग तो नहीं पढ़े एकेडमीज़ में, हम भी तो बंदे के पुत्र कहीं ना कहीं पहुंच ही गए हैं ना। तो हम लोग इस चीज़ को, इस प्रेशर को जहन से निकालना होगा कि हर बच्चा डॉक्टर नहीं बनता, हर बच्चा इंजीनियर भी नहीं बनता। बात वो ये कि आप जब भी हम को बिल्कुल उनको बैलेंस करना पड़ेगा। हमें अपने प्राइवेट इदारों को, ये जो स्कूल एजुकेशन के और गवर्नमेंट इदारों को, इनको पैरेलल लेके चलना है और इसमें से किसी की तरफ भी ज़्यादा टिल्ट नहीं करना और तालीम को बराबर रखना है। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। सही। अच्छा, पीएसएल के हवाले से, टीम्स के हवाले से भी बात करेंगे, साथ ही जिस तरह से हम सियासत पे बात कर रहे हैं, थोड़ा सा नौजवानों की सियासत पे भी बात कर लेते हैं। इस दफ़ा काफ़ी जो है नौजवान भी सियासत की तरफ जो है उनका इंटरेस्ट बढ़ा है, और बहुत सारे लोग सियासत को जो एक रुख दिखाया भी गया है हम लोगों को, जो हमने देखा है, तो उससे बहुत ज़्यादा लोग मायूस भी हुए हैं। एक सियासी शऊर भी आया है लोगों में। क्या कहेंगे इस बारे में? जी, पिछले तकरीबन कोई 5 सालों से जो यंगस्टर्स हैं और नौजवान हैं पाकिस्तान के, इनका काफ़ी रुझान रहा है सियासत की तरफ, और ये भी मैं कहूँगा बहुत अच्छी पॉजिटिव चीज़ है। देखिए, पॉलिटिकल प्रोसेस में जो है ना, आपको कुछ टाइम चाहिए। ठीक है ना, ये ट्रायल एंड एरर वाली वो सिचुएशन होती है। आप लोग आते हैं बड़े आइडियलिस्टिक होके, बड़ा मीन के हम पॉलिटिक्स में आना और उसको आइडियलाइज करना या उसमें इंटरेस्ट लेना, वो पहले से एक आइडियलिज्म का शिकार होते हैं। लेकिन जब वो प्रोसेस में आते हैं, सिस्टम को देखते हैं, उसमें बहुत सारे फ्लॉज होते हैं। तो वो फ्लॉज जब
फ्लॉज कब ख़त्म होंगे? ये जितने भी कमज़ोरियाँ हैं, वीकनेसेस हैं, ये उस वक्त ख़त्म होंगी जब ये एक दफ़ा सरफेस होंगी, जब ये लोगों को पता चल जाएगा हाँ हाँ ये प्रॉब्लम है। डायग्नोसिस जो है वो सबसे पहली बात है। जब आपने देख ली कि ये गलतियाँ, उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस शुरू होता है उसको ठीक करने का। पहले तो ये लोगों को पता नहीं था कि मुल्क में ये पॉलिटिकल प्रोसेस में सबसे बड़ी हर्डल कौन लोग हैं, या पॉलिटिकल प्रोसेस में सबसे बड़ी जो मिस्टेक हो रही है पाकिस्तान में वो कौन सी हो रही है। अब ये चीज़ें कॉमनली डिस्कस हो रही हैं, हर बंदा डिस्कस कर रहा है, स्पेशली यूथ कर रही है कि ये जो है ना ये प्रॉब्लम्स हैं। तो जो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो बड़े कॉन्शियस हैं और होना चाहिए, आगे इनको बेहतर करना चाहिए। अगर नहीं जाएंगे तो वो साफ ज़ाहिर है फिर आप देख लें जो फ्रांस में हुआ था 100 साल पहले, और इस तरह मीन के वो रेवोल्यूशंस आ सकते हैं, बहुत ज़्यादा तबाही मच सकती है। तो उसमें नौजवानों का इस वक्त इंटरेस्ट और उनको प्रॉपर उनको एक रास्ता देना और उनकी राय की जो है आज़ादी और उसका एहतराम भी लाजमी है। और उनकी इन्वॉल्वमेंट देखें, हमारी 60% जो है वो यूथ है पॉपुलेशन की, और वो यूथ है बड़ी वाइब्रेंट यूथ है। आपने अभी कुछ देर पहले बात की कि बहुत सारे नौजवान जा रहे हैं बाहर। ये भी सही बात है कि पॉलिटिकल सिस्टम की वजह से, पॉलिटिकल एनार्की की वजह से लोग बाहर जा रहे हैं, और इसके मल्टीपल इफेक्ट्स पड़ते हैं। जब मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं होता, उसमें आपकी मुआशत ख़राब होती है, उसमें आपके स्पोर्ट्स ख़राब होते हैं, आपका हर इदारा डिस्टर्ब हो जाता है। जब आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ गई, सियासी इस्तेहकाम हो गया, गरीब के, आम लोगों के, नौजवानों के मसाइल हल होना शुरू हो गए, फिर आप देखें कि इस जैसा बेहतरीन मुल्क है ही नहीं। और स्पेशली मैं कहूँगा कि जॉब्स क्रिएट करनी चाहिए, बिजनेस की, कारोबार की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो देनी चाहिए यूथ को, और उनके लिए एक प्रॉपर पॉलिसी बनानी चाहिए। उनको प्रॉपर यूथ के लिए एक मैं तो कहता हूँ मिनिस्ट्री में प्रॉपर इफेक्टिव पोर्टफोलियो होना चाहिए, जो नौजवानों के लिए बेहतरीन पॉलिसीज़ बनाएं, उनको जॉब्स दें, उनको स्पोर्ट्स की अपॉर्चुनिटीज़ दें। ये नहीं है कि सिर्फ आप एजुकेट करते जाएं, एजुकेट के साथ साथ उनको किस तरफ आपने कैसे यूटिलाइज करना है वो होना चाहिए। यूथ और आम लोगों ने इलेक्शन का हिस्सा बन के बता दिया है, लेकिन उसके बाद हमने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को जो भी नजरियात रखती हैं उनको इकट्ठे बैठ के अब मुल्क के लिए सोचना चाहिए। और अभी जो करंट सिचुएशन चल रही है उसको देखते हुए आप क्या कहेंगे? जाहिर सी बात है इस टाइम तो तमाम चीज़ें, वो कहते हैं ना, इलेक्शन के बाद अब नताइज का सिलसिला जो है वो जारी रहा, और अब लोगों में जो आ रहा है कि बस अब कुछ हुकूमत बन जानी चाहिए थी, लेकिन अभी तक जो है वो हुकूमत उस तरीके से नहीं बन पा रही, और बहुत सारी चीज़ें हमारी डिस्टर्ब चल रही हैं, ठहराव नहीं है। ये तो एक प्रोसेस है। आप कहें कि एक दिन इलेक्शन हुआ है, अगले दिन जो है ना वो हुकूमत भी आ जाए, ये तो कम अज कम महीने 1.5 महीने का प्रोसेस है। अब वो नेक्स्ट मंथ बुलाएंगे प्रेसिडेंट साहब, इजलास बुलाएंगे असम्बलीज़ का, गवर्नर बुलाएगा प्रोविंशियल असम्बलीज़ का, उसके बाद उसमें तमाम पार्टीज़ जो हैं, जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं, वो अपनी पार्टी पोजीशन डिक्लेयर करेंगे किस तरफ जा रहे हैं। उसके बाद जो है स्पीकर का इंतखाब होगा, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के बाद प्राइम मिनिस्टर का इंतखाब होगा। ये तो नहीं है कि आप जब यही तो मसला है ना कि आप जब प्रोसेस को समझते ही नहीं है, ठीक है, आप कहते हैं आज इलेक्शन हुआ है, सुबह आप पता नहीं क्यों नहीं बन रही हुकूमत को बनने के लिए 1 महीना 1.5 महीना चाहिए, वो प्रोसेस का हिस्सा है। अभी रिजल्ट्स फाइनल हो रहे हैं और 21 फेब तक तो रिजल्ट्स तो अभी भी फाइनल नहीं हो पा रहे ना। मतलब देखें, हम नताइज की हम बात करते हैं तो नताइज तो आज 5-6 दिन हो रहे हैं, यही चल रहा है सिलसिला। मैं समझता हूँ 95% जो नताइज हैं वो फाइनल हो चुके हैं, बाकी 5% रहते हैं, वो प्रोसेस होता है, कहीं पे मसले मसाइल होते हैं, लेकिन इस पे भी हमें बोलना चाहिए। ये अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है कि भी क्यों लेट हो रहे हैं। और आप नहीं बोलेंगे, मैं नहीं बोलूंगा, एक आम शहरी नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा? ये भी इसके ऊपर रिजर्वेशंस होनी चाहिए, ये अच्छी बात है
कि क्यों ये जो है ना डिले हो रहे हैं नतायज। हमने सबने मिलके, स्पेशली सिविल सोसाइटी ने मिलके, कहते हैं ना कि इलेक्शन के एक दिन सिलेक्ट किया गया और उसमें तमाम लोग जो हैं जाके अपना वोट कास्ट कर रहे हैं, एक दिन के अंदर ये सारा हो गया सिलसिला। और जब नताइज की बारी आई है तो उसमें इतने दिन लग गए हैं। मतलब ये इतना लोगों के लिए अब वही चीज़ है ना कि हम पहले भी कह रहे हैं कि डिस्टर्ब हैं, पहले ही मुआशी तौर पे हम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं। अब हम हर बंदा चाहता है कि अब कहीं बस हो गई है। मतलब एक चीज़ की हमने इतना सारा वेट किया, अब उस वेट के बाद भी हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा, उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि हम डबल मसाइल की तरफ जा रहे हैं। इसकी तरफ मैं एक बात बताऊंगा, हमें ना खुद को सबसे पहले न्यूट्रल होना चाहिए, अपने आप को देखना। जो 5 साल पहले इलेक्शन हुआ, क्या वो ट्रांसपेरेंट था? मुझे बताएं, उसमें क्या जो सवालिया निशान तो हमेशा रहा है और अब तक है, उसके ऊपर मेरे ख्याल में कभी कोई जवाब मिला भी नहीं है। मेरी एक राय है उसमें कि अगर वो इलेक्शन उसमें उसके बाद बनने वाली हुकूमतों ने जिस तरह सिस्टम को या इदारों को इन्वॉल्व किया, ठीक है, मसला पता है क्या है, जब जिसकी बारी चल रही होती है ना, उसको सब कुछ ठीक नजर आ रहा होता है। उस टाइम आप कह रहे थे कि ये जो है हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं मिलिट्री के साथ, ये है वो है फलां, बहुत अच्छा है। जब वो आपके मफाद से थोड़ा से हटे तो वो बहुत बुरे हो गए। अब वही मसला है, ये वही प्रोसेस है। अब 2024 में भी वही प्रॉब्लम आ गया है, ठीक है ना। आप कहते हैं कि ये जो सिस्टम बैठा हुआ है ये एंटी जो है ना, वो जो पीटीआई है या वो है, उसके अगेंस्ट है। तो मसला ये है कि क्यों ना एक कंसेंसस डेवलप करें तमाम। मैं इसका एक सोल्यूशन देता हूं, मैं अपनी एक हकीर सी राय है, इस मुल्क में 5-6 लोग ठीक हो जाएं ना, ऑनेस्ट हो जाएं, ऑनेस्ट इन अ सेंस के एक दूसरे को समझना शुरू कर दें, तो पूरा मुल्क ठीक हो जाएगा। और उनके पीछे पूरी पब्लिक खड़ी हुई है। जितने भी 4-5 पॉलिटिकल पार्टीज के हेड हैं, खान साहब हैं, मियाँ साहब हैं, बिलावल साहब हैं, ये 5-6 लोग बैठ के इस मुल्क को रातों रात कहां से कहां ले जा सकते हैं, ठीक है ना। ये कंसेंसस डेवलप करें और एक दूसरे का एहतराम करें और ये कहें कि अब हमने पॉलिटिक्स नहीं करनी, डर्टी पॉलिटिक्स नहीं करनी, हमने मुल्क की बेहतरी के लिए काम करना है। अब मैं ये गारंटी से कहता हूं कि अगर इस वक्त खान साहब भी आ जाते हैं तो उन्होंने भी वही रिवेंज वाली पॉलिटिक्स शुरू करनी है, बदला लेना है पिछलियों से, और इन्होंने भी यही काम शुरू कर दिया तो फिर सत्यानाश हो जाएगा। बिल्कुल ऐसी ही है चीजें। तो अभी नौजवानों के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए, स्पेशली नौजवानों को जॉब्स देनी चाहिए, उनको बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए, और यूथ को, नौजवानों को समझना चाहिए हमें, जितने भी स्टेक होल्डर्स बैठे हुए हैं, वरना पूरे के पूरे सिस्टम से को ही तबाही का नज़ारा देखना पड़ेगा। बिल्कुल जी। अच्छा जी, मजीद भी बात करते हैं इसके ऊपर, इसके साथ साथ हम टीम्स के हवाले से बात कर लेते हैं। क्या कहेंगे, मुल्तान सुल्तान टीम जो है वो भी इस टाइम बड़ी जोशो खरोश में है, उसमें जो जितने अच्छा बहुत सारे अभी इस हवाले से भी है ना, मुल्तान सुल्तान को लेके जो है लोगों की उम्मीदें जो है ना, मुल्तान की स्पेशली वो बढ़ जाती हैं। क्या कहेंगे इस बारे में? जी देखें, 6 टीम्स है ना, तो मेरी तो फेवरेट मुल्तान सुल्तान ही है, बिकॉज लाहौर के बाद आप देख लें रहीम यार खान तक हमारी 35 तकरीबन ज़िले हैं, तो कोई टीम नहीं है। तो मुल्तान अकेला जो है वो इस पूरे खित्ते को जो है ना उसकी जो है ना नुमाइंदगी करता है पीएसएल में। और मुल्तान की बहुत अच्छी टीम है, हम एक दफ़ा जीते भी हैं पीएसएल, और अच्छा एक कॉम्बिनेशन बनता है। फिर बात वही आती है, हम बिजनेस भी देखें मुल्तान सबसे अच्छा देता है। हाँ। इसकी फ्रेंचाइज ही नहीं, इसका आप देखें स्टेडियम की, आप टिकटिंग के रेवेन्यू के हवाले से देख लें तो सबसे ज़्यादा हिस्सा हमारा होता है। तो मुल्तान फेवरेट है, और मुल्तान जो है वो पाकिस्तान का सबसे पुराना शहर है, 5000 साल पुरानी उसकी हिस्ट्री है। तो मुल्तान बहुत, आप किसी भी बरे-आज़म में चले जाएं तो अगर कोई पाकिस्तान को जानता तो मुल्तान को ज़रूर जानता होगा। बिल्कुल। मुल्तान, लाहौर, कराची बस, और बाकी शहर भी हैं, लेकिन ये इनकी हिस्ट्री है, हिस्टोरिकल सिटीज़ हैं। हाँ। तो इनकी टीम को ना वो बहुत अच्छे एक अलग ही जाविये में देखते हैं कि मुल्तान की टीम है तो ये बहुत अच्छी होगी, क्योंकि वो पूरी एक हिस्ट्री है ना इसकी। तो इसलिए मैं तो मुल्तान को ही सपोर्ट करूँगा, उनको उनकी बेस्ट विशेस भी है, उनको दूंगा। और दूसरा ये है कि मुकाबला है,
और तमाम टीमें खेलती हैं तो वो जीतता तो एक ही है ना, क्योंकि ये टीम्स का खेलना जो है वो जैसे भाईजान बता रहे हैं वो इलेक्शन से इंटायरली डिफरेंट होता है। तो उसमें आप जो खेलेंगे ना तो वही पेपर पे वो टीवी पे नज़र आ रहा होता है, उसमें ऐसा नहीं होता कि फॉर्म 45 को 47 चेंज हो जाएगा। तो ये मैथमेटिकली भी आप ये देखिए हम फिल्ट्रेशन के सिस्टम से गुजरे हैं। मुझे लगता है सियासत में बहुत इंटरेस्ट है ना अदनान आपका, आप जो है हमेशा जो है वो कहीं ना कहीं सियासत को भी बीच में लेकर आते हैं। अच्छा, इसमें मजीद हम बात करेंगे, नाज़रीन अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। अच्छा जी, हम PSL के हवाले से बात कर रहे थे, मुल्तान सुल्तान के हवाले से बात हो रही थी। अच्छा, बाकी टीमों की भी जो है वो तैयारी बड़ी अच्छी रहती है। अच्छा, लाहौर को हमेशा देखे बड़ा क्रिटिसाइज भी किया जाता है, आप क्या कहेंगे इस बारे में? लाहौर असल में ना, लाहौर का बहुत अच्छी टीम हमेशा होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप पेपर पे बहुत अच्छी टीम होती है आपकी, बट आपका कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा होता लड़कों का, क्योंकि ओवरसीज प्लेयर्स भी होते हैं तो वो मुख्तलिफ दुनिया में मुख्तलिफ लीग्स खेल रहे होते हैं, तो उनको कम टाइम मिलता है यहाँ टीम में जेल होने का। फिर इनकी ऑक्शंस होती हैं, उसमें फिर जिसको कहते हैं मुख्तलिफ टीम्स जो हैं वो प्लेयर्स इधर उधर भी होते हैं, उनकी ऑक्शन में जो है वो अपनी टीम में ले लेते हैं। तो 11 लड़कों ने खेलना होता है ना, तो 20 ओवर होते हैं, इट्स जस्ट लाइक अ रोलर कोस्टर राइड। तो उसमें ना कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा होता। तो आप मुल्क की टीम तो होती है ना, वो साल से साथ खेल रहे होते हैं लड़के, 20-25 लड़के होते हैं वो साथ खेल रहे होते हैं, उनको पता होता है, मिजाज का पता होता है। तो 5-6 मैच जब हो जाते हैं फिर कॉम्बिनेशन में कोई टीम आती है, लेकिन वो टेबल पे हार चुकी होती है उस टाइम तक। तो लाहौर हमेशा बहुत अच्छी टीम रही है, और राना साहब उन लाहौर के जो हैं वो ऑनर होते थे, वो बड़े मशहूर हैं पूरी दुनिया में। वो जब भी आते हैं ना PSL में, सबसे ज्यादा जो इंटरेस्टिंग होता है ना वो उनकी पिक्चर होती है या उनके एक्सप्रेशंस होते हैं। फिर लाहौर जो है वो इंटरनेशनली भी मशहूर शहर है बहुत, तो सब उसकी तरफ भी देख रहे होते हैं। अब आप देखें सबसे महंगी टीम तकरीबन कराची की बनती है हमेशा, और वो बिल्कुल नहीं परफॉर्म कर पाती, हालांकि इतने महंगे महंगे प्लेयर्स खरीदते हैं। और वो ARY अच्छा, एक सवाल जो हमेशा अदनान बहुत सारे लोगों के माइंड में रहता है, जो अक्सर करते भी हैं, कि PSL मैचेस का एक्चुअली फायदा क्या होता है? मतलब हम वैसे तो ओवरऑल क्रिकेट को देख रहे होते हैं, लेकिन स्पेशली PSL के आपने बाहर के प्लेयर्स को भी अपने साथ लेकर चलना है, आप उनके अच्छा वो एक अच्छा भी इन्वायरमेंट आपका बन जाता है, एक अच्छी बॉन्डिंग भी बाहर के ममालिक के साथ भी, उनके प्लेयर्स के साथ भी आपकी अच्छी बन जाती है। क्या कहेंगे इस बारे में? बहुत सारे लोगों को इस सवाल का जवाब जो है ना, समझाता हूँ, इसका बहुत फायदा होता है। नंबर 1, अगर हम रेवेन्यू वाइज देखें तो लास्ट टाइम हमने 8th एडिशन जो है उससे तकरीबन कमोबेश 5.5 अरब रुपए बोर्ड ने कमाया था। 5.5 अरब बहुत अच्छी एक हैंडसम कमाई है हमारे जैसे मुल्क में। ये 30 दिन तकरीबन रहता है, तो बहुत अच्छा है। अच्छा, फिर उससे ये होता है कि इसमें कैटेगरीज हैं, डायमंड, प्लेटिनियम, गोल्ड, सिल्वर, इमर्जिंग, और एक आधी और कैटेगरी मेरे जहन में नहीं आ रही। तो इसमें जो अंडर 19 के प्लेयर्स हैं ना, जिन्होंने जो हमारा फ्यूचर होते हैं, वो हमारे उन लोगों के साथ खेल रहे होते हैं जो पाकिस्तान टीम खेल रहे होते हैं। सही। जैसे हमारे मुल्तान के रिजवान हैं, हमारे वाइस कैप्टन भी रहे हैं, कैप्टन भी रहे हैं, तो वो मुल्तान सुल्तान के कैप्टन हैं। तो हमारे जो इमर्जिंग प्लेयर्स होंगे अंडर 19 के भी, क्योंकि इनके रूल्स में है कि अंडर 19 के प्लेयर्स भी रखने इतने, ठीक है, और इतनी आपने 3 प्लेयर या वो ओवरसीज रखने हैं, तो वो सबसे पहले तो उनको एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है। उनको उनकी एक बड़ी अच्छी जो है ना, जिसको हम कहते हैं ना कि बहुत अच्छे प्लेयर्स में आप खेलेंगे ना, आप अच्छे हो जाएंगे। सही। आप एक बड़े प्लेटफॉर्म पे खेलेंगे ना, आप प्रेशराइज नहीं होंगे। फिर आप जो है ओवरसीज प्लेयर्स होते हैं आपके साथ, वो अपने मुल्कों को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, वो आपके एक क्लब में खेल रहे होते हैं, यानी कि आपके शहर के। तो इससे इतना बहुत अच्छा फायदा होता है। आप देखें, आप गली मोहल्ले का एक प्लेयर है जो, उसको आप सिर्फ स्टेडियम में बिठा दें, सामने मैच दिखाएं इंटरनेशनल का, वो कितना अच्छा फील करेगा कि यार आज मैंने इस प्लेयर को इतने करीब से देखा, आज मैंने इस प्लेयर के साथ सेल्फी खिंचवाई। तो जो लोग बीच में खेल रहे होते हैं ना, तो वो उनकी डेवलपमेंट हो रही होती है, ये उन प्लेयर्स की जिन्होंने कल को हमें रिप्रेजेंट करना है मुल्क को जाके। तो आप ये ना कि अच्छा, फिर दूसरी बात जो एक टूरिज्म के हवाले से होता है, पूरी दुनिया हमें देखती है, हमारा कल्चर देखती है, PSL के थ्रू हमारा कल्चर देखती है। फिर वो जो हमारे खिलाफ बातें बनी हुई हैं कि जी बहुत दहशतगर्दी है यहाँ, और यहाँ फलाना है, और इतनी वो देखते हैं यार ये बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो बसेस में
जो बच्चे और प्लेयर्स जो आ रहे होते हैं, बच्चे इसलिए कह रहा हूँ कि छोटी उम्र के प्लेयर्स भी साथ होते हैं ना, वो हमारा कल्चर देखते हैं और वो स्टेडियम तक जाते हुए हमारा पूरा शहर देखते हैं, तो वो देखते हैं, फिर वो जाके लोगों को बताते हैं कि यार क्योंकि हमारे पैसे में ताकत नहीं है इतनी, लेकिन जो दूसरे ममालिक से यहाँ टूरिज्म के लिए आते हैं तो वो अगर अपना $1 चेंज कराएंगे तो वो 300 रुपये बन जाएगा, 280 300, तो उनके लिए चीप एक जो होगा ये वाला विजिट होगा, लेकिन उसमें उनको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। हमारे देखें, हमारे मुल्क है यहाँ 4 से 5 तकरीबन हमारे मौसम हैं, और एक ही खित्ते में आप एक ही टाइम अब इस वक्त यहाँ देखें, अब अगर सर्दियाँ ख़त्म हो रही हैं ना, तो लेकिन आप नॉर्दर्न एरियाज चले जाएं, वो जस्ट लाइक स्विट्ज़रलैंड। अभी एक तरफ हमारे कालाम के पहाड़ नज़र आते हैं तो दूसरी तरफ सवात के ग्रीन पहाड़ होते हैं, तो ये बहुत अच्छा है, टूरिज्म के लिए बहुत अच्छा मुल्क है, रेवेन्यू जनरेट होता है ना, तो ये PSL के थ्रू ही लोग देखेंगे ना। हमारा और कोई खेल नहीं है जिसके थ्रू हम टीवी पे दिखा सकें लोगों को कि हम कैसे हैं। अगर हम कोई डॉक्यूमेंट्री भी बनाएंगे ना, अरे एक अच्छा जेस्टर, एक अच्छा मैसेज जाता है कि आपके अब मुल्क में जो है, जो लोग आते हैं यहाँ पर, हम टूरिज्म के हवाले से तो हमेशा बात करते रहते हैं कि जितना उसको फरोग दिया जाएगा उतना हमारे मुल्क के लिए भी अच्छा है। अच्छा, बाहर के ममालिक जितना हम देखते हैं कि वो लोग अपने टूरिज्म को फरोग देते हैं, उतना उनका मुल्क जो है वो मईशत उनकी बेहतर होती है। अच्छा, फिर हमारे पाकिस्तान को लेकर बहुत सारे क्योंकि चीज़ें डिस्टर्ब हैं और उसके बाद जो है वो एक हमारे ऊपर सवालिया निशान भी रखा जाता है। फिर जिस तरह से आप बता रहे हैं सिक्योरिटी के हवाले से बहुत ज़्यादा चीज़ें, लेकिन जो लोग फिर यहाँ से खेल कर जाते हैं वो हमेशा ये बात करते हैं कि सिक्योरिटी के हवाले से कोई खदशात नहीं होते, लेकिन जाहिर सी बात है बहुत सारी चीज़ें इंटरनेशनल लेवल पर इस तरह से उछाली जाती हैं कि फिर वो लोगों के लिए होता है कि नहीं यार पाकिस्तान नहीं जाना या वहाँ जाकर नहीं खेलना, हमारे लिए कोई मसाइल हो सकते हैं। ओवरसीज प्लेयर्स बेचारे वो डरते हैं, जाहिर बात है आप भी अपने बच्चों को किसी ऐसी रियासत में नहीं भेजेंगे जहाँ कोई ऐसा वाकया आ जाए, जैसे श्रीलंका के साथ हुआ था हमारी टीम श्रीलंका। तो ये देखें, ये कुछ ऐसे एंटी स्टेट अनासिर होते हैं जो एक इमर्जिंग स्टेट को जो है ना वो चाह रहे होते हैं कि इसको हम और हमारा जाने की कोशिश करते हैं। हमारा अनफॉर्चुनेटली हम लोग खित्ते के ना ऐसी गोल्डन जगह पे वाकया हैं जिसमें हमें ना डिसएडवांटेजेस भी बहुत हैं, एडवांटेज भी बहुत है। बिल्कुल। तो अब ये हमारे पॉलिसी मेकर्स, हमारे थिंक टैंक्स और हमारे जितने भी इदारे हैं जो इन मामलात को देखते हैं ना, ये उनको बैठ के सोचना पड़ेगा कि हमने करना क्या है। क्योंकि आप देखें, आप रेवेन्यू की बात हो रही थी, तो मैं यही कहूँगा कि हमारे पास अभी कुछ भी नहीं है फिलहाल। हम लोग मुआशी तौर पे तो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हुए हैं ना। हम लोग, हमारे मुल्क का इस वक्त ये हाल है जैसे हम लोग सरकारी मुलाजमीन का होता है कि अगर एक तनख्वाह भी शॉर्ट हो जाए तो आगे हमारा बजट, हम डिफॉल्ट हो जाएंगे, हमें किसी से उधार लेना पड़ जाएगा। बिल्कुल, इस पे मजीद हम बात करते हैं। नाज़रीन, अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, और इसके साथ ही हमारे साथ एक कॉलर भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम कैसे हैं, ठीक हैं? जी ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। कौन बात कर रहे हैं? मुमताज बोल रहा हूँ, मुल्तान से। जी, क्या कहना चाहेंगे? मैम ये मेरा ना अदनान साहब से सवाल है PSL के बारे में। जी जी जी, सवाल पूछें। तो ये कि शोएब मकसूद है मुल्तान के, शोएब मकसूद के बारे में। जी जी हाँ जी, शोएब मकसूद मुल्तान सुल्तान में शामिल क्यों नहीं है? दूसरा, इंजमाम भाई इतने बड़े खिलाड़ी हैं, उनको मुल्तान सुल्तान अपना हेड कोच क्यों नहीं बनाते? बाहर से क्यों मतलब ये ले आते हैं कोचेस? तीसरा सवाल ये है कि ये ट्रैफिक क्यों बंद हो जाती है? जब ये खिलाड़ी आते हैं तो 4-4 घंटे ट्रैफिक जाम हो जाती है, रोक देते हैं। कोई ऐसा निज़ाम क्यों नहीं बना रहे हैं कि ट्रैफिक भी मुतासर ना हो? ये थोड़ा सा अदनान साहब या कोई ये इनके बारे में, चलो ट्रैफिक नहीं तो ये दो जवाब तो मुझे दे दे। मकसूद मुल्तान सुल्तान गया किसी भी टीम में शामिल नहीं है, ठीक है, ऐसे खिलाड़ी है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। सबसे पहले ऐसा होता है कि ये एक प्रोसेस चल रहा होता है। हाँ। कोई भी टीम, क्योंकि ये एक बहुत फाइनेंशियली इसमें बहुत ज़्यादा पैसे इन्वॉल्व होते हैं। एक ऑनर जो होता है ना, वो इसमें देखें, वो ये जंग भी तो होती है कि हम पहले नंबर पे आए। तो एक फिल्टर हो रहा होता है, जो अच्छे प्लेयर्स हैं, जो इन फॉर्म प्लेयर्स हैं, उनके ऊपर नज़र होती है। ये एक आप देखें लैपटॉप पे जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स बनी हुई होती हैं वो सारा आपको बताती हैं। और हमारे
जो लोकल क्रिकेट है, डोमेस्टिक क्रिकेट है, उसमें कौन फॉर्म में, कौन बच्चा इमर्जिंग है, कौन कितने रन्स कर रहा है। तो कोई भी टीम ऐसा नहीं चाहती कि वो एक ऐसा प्लेयर ले ले कि जिसका अभी कोई वो ना हो, ना उसने वो ना इंटरनेशनल खेल हो या वो इंजर्ड हो। क्योंकि अगर आपने किसी को किसी भी कैटेगरी में खरीदना है, उसके लिए पैसे उसको बेंच पे बैठने के नहीं देने, उसको खेलने के, उसको 11 में उतारने के। तो मुझे लगता है जैसे इंजर्ड है सुहेब, क्योंकि मैं जब फर्स्ट क्लास खेला था तो उसके बाद सुहेब वगैरह खेलें, तो बहुत अच्छा प्लेयर है, हमारा दोस्त भी है। तो बेचारा इंजरीज में भी बहुत रहा है, लेकिन यह है कि ओवरकम करता है, इंजरीज पे मेहनत करता है। तो मुझे लगता है कि इस दफ़ा वो नहीं लिया गया होगा, वो ऑक्शन में नहीं आया होगा, क्योंकि हमारा, मैंने बताया ना कि इतना टैलेंट है इधर, तो वो जब फिल्टर होके आता है तो रॉ टैलेंट भी बहुत ज़्यादा ही हुआ होता है। तो वो बच्चे इस वजह से शायद वो ड्रॉप हो गया। तो मैं उम्मीद रखता हूँ इंशाल्लाह आ जाएगा, अच्छे स्कोर करेगा फर्स्ट क्लास में। अरसा दराज से जो है वो हमें गेम जी, वो उनके यहाँ से एक तो रिस्ट का इशू था, वो यहाँ पे फ्रैक्चर हो गई थी, ग्रोन इंजरी का भी काफ़ी अरसा रही है उनको। लेकिन यह है कि वो बहुत अच्छा खिलाड़ी है, मुल्तान का तो वन ऑफ द बेस्ट T20 प्लेयर मैं कह सकता हूँ। तो लेकिन अब वो आ जाएंगे इंशाल्लाह, आप जल्दी देख लेंगे उनको भी। और इल्ज़ाम साहब का, हाँ जी, इल्ज़ामुल हक देखें, एक तो अब ये जो PSL है ना, ये इंटायरली डिफरेंट एक चीज़ है। ये फॉलो करते हैं बिग बैश, IPL में आपको पता है हार्दिक पांड्या 100 करोड़ रुपए का उन्होंने, उस क्लब ने उन्होंने नहीं दिया। 100 करोड़ बहुत होता है, उनका 100 करोड़ हमारे 280 करोड़ बनते हैं, इंडियन 100 करोड़। उधर इतना पैसा इन्वॉल्व है, तो मेरे ख्याल उनके 100 करोड़ के तो यहाँ 50 PSL के हवाले से बहुत, इस हवाले से तो उनका एक उनका रेवेन्यू बड़ा अच्छा इकट्ठा हो जाता है, और फिर जो खर्च जितना किया जाता है और उस पर भी वो देखें, वो 1.5 अरब लोग हो गए तकरीबन। फिर दूसरा ये उनका कौमी खेल की हैसियत है उसको हासिल, और तीसरा ये है कि वहाँ कंपनीज बहुत हैं, स्पॉन्सरशिप बहुत है। हाँ। तो और फिर आप देखें एंटरटेनमेंट में इंडिया का जो है वो हॉलीवुड के बराबर के ही आ गए हैं वो तकरीबन। इवन के हॉलीवुड की बहुत सारी जो कंपनीज हैं वो इंडिया से ही काम कर रही हैं। अच्छा, एक कॉलर और है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। शेरी है हमारे साथ, क्या कहना चाहेंगे? जी मैम, मेरा सवाल ना PSL से हटके रहे। अच्छा। यही हमारी इंटरनेशनल क्रिकेट टीम है, इस पे हर वक्त चेंजेस होते रहते हैं। कभी हमारे मतलब कि ये हेड टीम चेंज हो रही है, कभी कुछ ये कोचेस चेंज हो रहे हैं। तो ये हमारी क्रिकेट किस तरह से इम्प्रूव होगी, किस तरह हम नंबर 1 रैंकिंग पे आएंगे ऑल फॉर्मेट्स में? ठीक है, बहुत शुक्रिया। इनका बहुत अच्छा सवाल है। देखें, ये जो हमारा PCB है ना, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, ये एक ये इदारा जो है ये ICC के साथ मिलकर काम करता है। तो कॉन्स्टिट्यूशनली ये बिल्कुल आज़ाद इदारा है। इसका पैटर्न एंड चीफ जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है हमारे मुल्क का, लेकिन उसका भी ज़ाहिरी तौर पे उसका किरदार नहीं है इसमें, वो जस्ट एक पैटर्न एंड चीफ है। लेकिन वो बार बार मुझे इस्तेमाल करना पड़ता है लफ्ज़ बदकिस्मती से, हमारे यहाँ हर इदारा पोलिटिसाइज है। इसी तरह जब आप एक इदारा पोलिटिसाइज होगा ना, तो उसका नीचे पूरा स्ट्रक्चर ग्रास रूट लेवल तक वो सही काम नहीं कर पाएगा, वो सही परफॉर्म नहीं कर पाएगा। ये तो हम जिसको कहते हैं ना कि अल्लाह की तरफ से हमारे पास टैलेंट ही इतना है, हमें सिखाना नहीं पड़ता किसी को। बाहर आप देखें करोड़ों रुपए इन्वेस्ट होता है एक प्लेयर पे, उसको सिखाने पे। उन्होंने एकेडमीज लगाई हुई, हमारे पास कम है अभी एकेडमीज। हमारे तो लड़के सीखे सिखाए हैं माशाल्लाह, वो तो टीवी पे देख के सीख लेते हैं शॉर्ट्स। तो ये हम इसलिए दुनिया में इस वक्त अभी तक जिंदा हैं क्रिकेट में, क्योंकि हमारे पास टैलेंट बहुत है। टैलेंट है, बिल्कुल ऐसे। अगर हम लोग मेरिट की बात करें तो 0 मेरिट है। देखें, बाहर एक बोर्ड का जो चेयरमैन है जो भी है वो इलेक्ट होके आता है। हमारे यहाँ अब बोर्ड के चेयरमैन जैसे अभी अब जाके इन्होंने इलेक्ट किया है, क्योंकि उनके मुकाबले में कोई नहीं आया, तो वो चेयरमैन है। उससे पहले आप देखें जो भी पार्टी आती है वो अपनी पसंद का चेयरमैन लगा देती है, तो वो भी गलत है, क्योंकि पुराना चेयरमैन एक सिस्टम पे काम कर रहा होता है। तो
वो सारा सिस्टम वहीं पे रुक जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। अब वही बात है कि तमाम चीजें तभी बेहतर होंगी जब आप बिल्कुल मुल्क के लिए भी सिंसियर होकर चलेंगे। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, इस सारी सूरत में, क्योंकि हमारे पास टाइम भी बहुत शॉर्ट सा है, तो आप तमाम सिचुएशन को देखते हुए आप क्या समझते हैं, हमारा मुल्क जो है वो आगे बेहतरी की तरफ जाएगा अब इलेक्शंस के बाद, या फिर हम फिर उन्हीं तमाम चीजों का शिकार होते रहेंगे जो अब तक हो रहे हैं? जी, मैं तो वैसे भी एक ऑप्टिमिस्टिक आदमी हूँ और मैं देख रहा हूँ कि चीज़ें, देखें, मसले मसाइल हर जगह पे हैं, पूरी दुनिया में हैं, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हैं, और सबसे बड़ी बात है कि आम लोगों को जो है ना प्रॉब्लम्स का पता चल रहा है कि प्रॉब्लम्स हैं कहाँ पे, मसला कहाँ से ख़राब हो रहा है। ठीक है ना। अब जहाँ से मसला ख़राब हो रहा है उनको भी सोचना चाहिए कि मसले को ठीक करें, और उसके साथ साथ ये है कि इस पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, सियासी इस्तेहकाम जो है वो बुनियादी चीज़ है। उससे आपका सोशल सेक्टर हो गया, इकोनॉमिक सेक्टर हो गया, आपकी ये स्पोर्ट्स हो गई, सारा सिस्टम जो है वो पॉलिटिकल प्रोसेस, पॉलिटिकल सिस्टम के अंडर होता है। आपके ये जितने अभी चेयरमैन पीसीबी की बात हो रही थी, तो वो भी एक पॉलिटिकल आदमी जो है ना सिलेक्ट करता है। तो उसमें ये है कि आप सारे पॉलिटिकल पार्टीज कंसेंसस के साथ चल के एक कॉन्ट्रैक्ट करें, सोशल कॉन्ट्रैक्ट कर लें, पॉलिटिकल कॉन्ट्रैक्ट कर लें, उसके साथ इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्ट कर लें कि ये हमारी पॉलिसीज होंगी, इसके अंदर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज बैठ के ये सस्टेनेबल पॉलिसीज होंगी, इनको कोई नहीं छेड़ेगा। सही। आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे। इसके साथ ही अदनान, आपका भी बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही नाज़रीन, आज का शो यहीं पर खत्म हुआ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जिंदगी ने साथ दिया तो सुबह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।